गुड इवनिंग एवरीवन। तो सॉल्यूशन क्लास में आप सबका स्वागत है। तो हम सारे के सारे टॉपिक वाइज टेस्ट जो है आपके इसमें सॉल्यूशन इसके हम कर चुके हैं। इसमें जो है हमको करना है टेस्ट नंबर 11 आज संपूर्ण पाठ्यक्रम का। और आप लोग जानते हैं 11 से लेकर 20 तक जो है हमारे पेपर 1 के फुल सिलेबस टेस्ट थे। तो जो है इन्हें हमने अब करना है, स्टार्ट करना है। ठीक, और पहला क्वेश्चन जो है आपके लिए है वो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन से संबंधित है। और पहला प्रश्न है आपके सामने कि मिश्र बंधु विनोद का जो चौथा भाग था, आप लोग जानते हैं मिश्र बंधु विनोद टोटल 4 भागों में आया था और इसके जो शुरुआती 3 हिस्से थे वो 1913 में छप चुके थे। और चौथा जो हिस्सा आया था वो काफी लेट आया था। आपको बताना है कि वो जो है कब जो है प्रकाशित हुआ था। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है डी 1934 1934 में जो है। अच्छा, इसमें कुछ में मैं मार्किंग इसमें करना भूल गया, बट आप लोग जो है इसके आंसर की भी मैंने उस तरह से दी हुई है, अलग से तरीके से। जैसा आपने फिर कहा था कि हमें ऐसी नहीं चाहिए, केवल 1 2 3 4 नहीं चाहिए बल्कि पूरे पेपर को उसमें वो चाहिए, तो उस तरह के उसके आंसर की इस फिर जो है दिए गए हैं। ठीक है, तो वहां से भी आप लोगों ने देखा 1934 में जो है फिर इसका जो है चौथा भाग जो है छपा था। ठीक है, मिश्र बंधु विनोद एक बहुत महत्वपूर्ण जो है आपका साहित्य इतिहास से संबंधित ग्रंथ है। और शुक्ल जी ने तो इस ग्रंथ को क्या कहा था कि ये जो है वृहद संकलन है। ठीक है, कवियों का जो है वृहद संकलन है। और शुक्ल जी ने खुद उसकी भूमिका में जो उन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा उसमें कहा कि बहुत सी सामग्री कवियों के जीवन के वृत्त से संबंधित मैंने मिश्र बंधु विनोद से ही ली है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यदि मिश्र बंधु विनोद न लिखा गया होता 13 में, तो फिर जो है आगे चल करके शुक्ल जी का, रामचंद्र शुक्ल जी को बहुत मेहनत करनी पड़ती हिंदी साहित्य के इतिहास लिखने के लिए। ठीक है, तो वो काम पहले ही एक व्यक्ति कर चुके थे। मिश्र बंधु 3 भाई थे, गणेश शुक और गणेश श्याम और सुखदेव, है ना, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी मिश्र। गारसा द तासी के इतिहास इस्तवार दला लिटरेचर एंदुई ए हिंदुस्तानी, इसका जो दूसरा संस्करण था, देखिए पहला संस्करण तो 1848 में छपा था, ये आप लोग जानते हैं। दूसरा संस्करण जो है कब छपा था? तो दूसरा संस्करण कब छपा था? बड़ा भारी वृत्त संग्रह का था, हाँ। तो दूसरा जो है आपको जो है बताना है, सेकंड जो हिस्सा इसका छपा था वो कब छपा था? हाँ, तो सेकंड एडिशन जब इसका आया था 1871 में, 1871 ईस्वी में जो है इसका दूसरा आया था। ठीक, हिंदी शब्द सागर, ये जो हिंदी शब्द सागर का संपादन किया था वो किसने किया था? ग्रंथ है, संपादक मंडल बहुत बड़ा था, शुक्ल जी भी उसमें एक संपादक के रूप में थे, मतलब संपादन मंडल में थे, लेकिन जो उसके नेतृत्व करता थे उस पूरे संपादन के, हिंदी शब्द सागर एक डिक्शनरी जिसको कहते हैं, वो जो बनाने का काम किया था वो किसने किया था? तो उसमें जो बड़ा नाम था वो श्याम सुंदर दास का था। ठीक है, मतलब जो मुख्य संपादक थे वो कौन थे? श्याम सुंदर दास थे। रामचंद्र शुक्ल ने इसकी भूमिका लिखी, और वही भूमिका हम हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से जो किताब उनकी छपी 29 में जाकर के उसके रूप में पढ़ते हैं। तो हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में शुक्ल जी का इतिहास छपा था, लेकिन जो मूलतः जो इसके संपादक थे, मुख्य संपादक थे, वो श्याम सुंदर दास ही थे। अगला देखिए, राम कुमार वर्मा के अनुसार हिंदी के पहले कवि कौन है? इस तरह के प्रश्न खूब पूछे जाते हैं, किसके अनुसार कौन पहला कवि है, ये आपको जो है ध्यान रखना है। तो राम कुमार वर्मा के अनुसार हिंदी के पहले कवि जो है कौन थे? तो राम कुमार वर्मा के अनुसार हिंदी के जो पहले कवि थे वो कौन थे? अपभ्रंश के बड़े महाकवि हुए, बल्कि महाकवि हुए स्वयंभू। ठीक है, स्वयंभू। तो उन्हें जो है राम कुमार वर्मा ने हिंदी का पहला कवि माना है। इसके अलावा भी सरैपा को राहुल सांकृत्यायन ने, पुष्यपुंड को गणपति चंद्रगुप्त ने, अब्दुल रहमान को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है। इन सबको जो है आप लोगों ने तैयार करना है। ठीक है, ये आप लोगों के लिए बहुत टफ प्रकार का क्वेश्चन नहीं है, इस तरह के क्वेश्चन को पूछे जाते हैं और ये तैयारी भी आपने की हुई होगी। ठीक है, अगला देखिएगा, हिंदी साहित्य इतिहास में जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा किया गया नामकरण थे। जॉर्ज ग्रियर्सन ने नामकरण किया था। ठीक है, और मतलब जो कुल मिलाकर काल विभाजन करते हुए, काल का विभाजन क्या होता है कि पहला काल इतने से इतने चला, काल विभाजन मतलब इसमें सदियों में जो है डिवाइड किया जाता है। और काल विभाजन के साथ कालों का नामकरण का मतलब है कि उसका आप स्पेसिफिक नाम रखें, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, ये तो आज के हमारे नामकरण है जो आधुनिक काल में जो है हम लोग स्वीकार करते हैं। तो इसमें से जो ग्रियर्सन ने जो नहीं रखा था नाम, ग्रियर्सन ने जो नामकरण किया उसमें से कौन सा जो है नहीं है? सूरदास। सूरदास जो है उन्होंने किसी उसका नहीं रखा, ये सब रखा। 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण, जायसी की प्रेम कविता, मुगल दरबार, ये सब उन्होंने नाम रखा। सूरदास तो नहीं, लेकिन तुलसीदास नाम से इनके यहाँ पर एक अलग सा चैप्टर मिलता जरूर है। ठीक है, इसके अलावा कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, फिर इस तरह से है ना, रानी के शासन में, विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान, इस तरह से नाम जो है इसमें मिलते हैं। ठीक, अगला देखिएगा, राहुल सांकृत्यायन ने जो है एक संपादन किया था हिंदी काव्य धारा का, आपको याद होना चाहिए, 1945 में जाकर के किया था। और उसमें उन्होंने कितने सिद्धों की रचनाओं को प्रकाशित किया था? ये जो है आपके लिए सवाल है, थोड़ा टफ प्रकार का क्वेश्चन लग सकता
सकता है आपको, बट इसमें भी थोड़ा सा आपको तैयारी करनी है कि राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी काव्य धारा का संपादन किया, ये आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। सेकंड नंबर पर इसका वर्ष 1945 ईस्वी में, और कितने सिद्धों को, क्योंकि इन पर जो है इन्होंने राहुल जी ने बहुत काम किया है इस पर, तो इसमें से किसमें कितने सिद्धों को उन्होंने लिया था, तो 18 सिद्धों की रचनाओं को उन्होंने जो है इसमें प्रकाशित किया था। ठीक है ना, 18 सिद्ध। अगला देखिएगा, अगला पंक्तियों से संबंधित है, और पंक्तियों से संबंधित सवाल भी आपके यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, जो बहुत प्रसिद्ध हैं वो तो पूछे ही जाते हैं, वो सभी को याद होते हैं। आपको जो है थोड़ी सी तैयारी क्या करनी है, जो अन्य सिद्ध भी हैं आपके, ये सिद्धों से ही संबंधित है, थोड़ा थोड़ा उनके भी याद करना, और ज्यादा है भी नहीं, एक एक दो दो ही है, एक एक दो दो पंक्तियां ही है। सरहपा की 3-4 हैं, वो सबको याद होती हैं, बट इसमें जो है वो करना है। ठीक है। अच्छा, जो लोग एडमिट कार्ड को लेकर के थोड़ा संशय में कि हमारा डाउनलोड हो ही नहीं रहा है, वेट करिए, 15 दिन बाद पेपर है भाई, अभी से आप लोग जो है एकदम अधैर्य की स्थिति में मत आइए। ठीक है, थोड़ा सा धैर्य रखिए, कल डाउनलोड कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, बहुतों का तो हो भी गया होगा, और आप लोग जानते ही हैं 2 ही जगहों पर है, या तो हरिद्वार में होगा या तो हल्द्वानी में होगा। ठीक है, मंडल के अनुसार। चलिए, इसमें बताइए आपको सुमेलित जो है कौन सा नहीं है। जई मन पवन न संचरे रवि शशि नाहि पवेश पवेश सरहपा की है। का तरुवर पंच विड़ा लोहिपा की है। आगम वेग पुराणे पंडित मान वहंत कण्हपा का है। छाड़ू छाड़ू मा मोह विषम दंदोली कुक्कुरिपा, तो ये जो है कुक्कुरिपा की नहीं है। ये जो पंक्तियां हैं, ये दरअसल किसकी हैं, तो ये जो है शबरपा की है। अच्छा, इसमें आप लोगों को सिद्धों में एक और काम कर लेना है। सिद्धों में आप लोग जानते हैं सब कुछ ज्यादा कुछ होता नहीं है, पंक्तियां ही है, थोड़ा याद रखना है। एक थोड़ा सा गुरु शिष्य परंपरा, कौन किसका गुरु है, कौन किसका शिष्य है, ये आपको थोड़ा सा तैयार करना पड़ेगा। ठीक, तो देखिएगा, जैसे लुईपा जो है किसके शिष्य हैं, लुईपा जो है सरहपा के शिष्य हैं। ठीक, और इसके अलावा जो शबरपा माने जाते हैं, शबरपा भी सरहपा के शिष्य हैं। ठीक, इस तरह से जो है गुरु शिष्य परंपरा है जो बड़े महत्वपूर्ण है, जैसे लुईपा, शबरपा, कण्हपा बड़े महत्वपूर्ण है, डोम्बिपा इंपॉर्टेंट है, कुक्कुरिपा भी आप जो है तो तैयार कर सकते हैं इन सब में, है ना। तो ये थोड़े से महत्वपूर्ण सिद्ध हैं, उनको थोड़ा सा आपने तैयार करना है। ठीक है, खास तौर पर जिनका मैंने नाम लिया, कण्हपा वगैरह। कण्हपा तो सबसे महान कवि माने जाते हैं, सबसे अच्छे कवि सिद्धों में माने जाते हैं, कौन, कण्हपा माना जाता है। और सबसे बड़ा जो सिद्ध माना जाता है, मतलब अगर हम उनकी हिसाब से देखें, इन्हें साधना इत्यादि के नजरिए से, तो लुईपा माने जाते हैं, लुईपा है सबसे बड़े सिद्ध। और सिद्धों में सबसे अच्छा कवि कौन है, तो वो कण्हपा को कहा जाता है। राहुल सांकृत्यायन का कथन भी है कि कवित्व के मामले में कण्हपा की कविता जो है बेजोड़ है अपने आप में, और किसी सिद्ध की वैसी कविता नहीं है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार सरहपा का समय क्या है। देखिए, सरहपा के समय को लेकर के खूब विवाद होते हैं, और सरहपा के समय को लेकर के खास करके 2 वर्ष जो है आपको याद रखना है। एक तो है विक्रमी संवत 690 690, और एक है आपका 769 ईस्वी। ये 2 वर्ष आपको खास तौर पर ध्यान रखने हैं। ठीक, और इसमें से जो आ, राहुल सांकृत्यायन है, राहुल सांकृत्यायन ने जो है ये माना है, राहुल सांकृत्यायन ने तो आपका जो है ये समय इसमें माना हुआ है। ठीक, और शुक्ल जी ने माना हुआ है 690। शुक्ल जी हो गए, गुलाब राय हो गए, ये सब जो है इस मत के समर्थक है। ठीक है, तो संवत में जो है आप 57 साल पीछे कर दीजिए, तो वो और पीछे लेकर के जा रहे हैं। राहुल सांकृत्यायन 8वीं सदी में कर रहे हैं, वो 7वीं सदी में कर रहे हैं। ठीक है, तो लगभग लगभग 100 साल का अंतर पड़ रहा है उसमें। तो हमारा सवाल क्या है, रामचंद्र शुक्ल का है ना, तो संवत 690 विक्रमी संवत। ठीक है, थोड़ा सा ये भी देख लेना आप, विक्रमी संवत और ईसवी सन में कंफ्यूज मत करिएगा। हाँ, बी जो है इसका आप लोगों ने ठीक जवाब दिया है। अगला देखिए, इन्हें नाथ संप्रदाय का प्रवर्तक मानना चाहिए, क्योंकि इन्होंने सिद्धों के संप्रदाय से वज्रयान की परंपराओं में विशेष संशोधन करते हुए नवीन सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। गोरक्षपा के बारे में, जिन्हें हम गोरखनाथ भी कहते हैं, गोरखनाथ, नाथों में ये गोरखनाथ के नाम से प्रचलित हैं, और सिद्धों में भी इनका नाम मिलता है गोरक्षपा। कुछ ऐसे सिद्ध भी हैं, या कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे हुए हैं इसमें साधना करने वाले, जो सिद्धों में भी आते हैं और नाथों में भी आते हैं, क्योंकि हम जानते हैं जो नाथ अल्टीमेटली निकले वो सिद्ध परंपरा से, यानी वज्रयान की परंपरा से, उससे असहमत होकर उस विचार से नया उन्होंने जो है पंथ खोजा, जिसे नाथ संप्रदाय कहा जाता है। तो गोरक्षपा के बारे में जो ये जो कथन है कि जो है इन्हें नाथ संप्रदाय का प्रवर्तक मानना चाहिए और इन्होंने उसमें संशोधन किए थे, तो ये जो कथन है ये आपका राम कुमार वर्मा का है। ठीक है, राम कुमार वर्मा का कथन है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला देखिए, कौन से नाथ चौथे बोधिसत्व अवलोकितेश्वर के नाम से भी प्रसिद्ध हुए। ये इनके बारे में बड़ा महत्वपूर्ण तथ्य है, जिनके बारे में बात कर रहा हूं। इन्हें जो है बोधिसत्व अवलोकितेश्वर के नाम से भी जाना गया है। ठीक, और वो कौन है आपके,
तो वो है आपके कौन, गोरखनाथ के गुरु मत्स्येंद्रनाथ। मत्स्येंद्रनाथ, ठीक है। तो इन्हें एक बोधिसत्व अवलोकित ईश्वर के नाम से भी जाना जाता है, और नाथ संप्रदाय में तो ये उनके गुरु थे ही। ठीक है, तो मत्स्येंद्रनाथ सही जवाब होगा। अगला देखिएगा, ये जो है एक एक देखिए, हम लोग क्या करते हैं, सिद्धनाथ, जैन, बौद्ध ये सब कर लेते हैं। इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट परंपरा है, एक है डिंगल परंपरा और एक है पिंगल परंपरा। तो ये आपको जरूर याद रखने हैं। गद्य वगैरह आप लोग याद रखते ही हैं, जैसे जो है ज्योतिरीश्वर ठाकुर का वर्ण रत्नाकर और ये सब हम याद रखते हैं, लेकिन ये डिंगल पिंगल के बड़े अंडररेटेड चीजें हैं जो आपको याद करनी पड़ेगी। ठीक, तो बेली कृष्ण रुक्मणी रुक्मणी, बल्कि बेली कृष्ण रुक्मणी रुक्मणी री ख्यात इसका पूरा नाम है, ये पूरा नाम है। ठीक है, और आप इसी से जान चुके हैं कि ये जो है क्या है, री ख्यात, री जो उसमें आता है, उसमें आता है, तो ये डिंगल की रचना होगी। खंड काव्य है दरअसल, आपको बताना है किसकी रचना है। तो ये जो रचना है बेली कृष्ण रुक्मणी, ये जो है किसका है, पृथ्वीराज, किसका है, पृथ्वीराज का है। ठीक है, इस दिशा में सूर्यमल मिश्रण भी एक बड़े महत्वपूर्ण कवि हैं, उनकी भी रचना जो है ध्यान में रख, तो कोई बता सकता है सूर्यमल मिश्रण की रचना का नाम क्या है? सूर्यमल मिश्रण की रचना का नाम क्या है? बड़ी प्रसिद्ध रचना है इनकी भी, जो आपको याद रखनी है। एनीवन? कोई नहीं? यार ऐसा डिसअपॉइंट मत करो यार, कोई तो दो। सूर्यमल मिश्रण की रचना का नाम, इसका मतलब ये टॉपिक जो है थोड़ा सा आपको तैयार करना। देखिए, सूर्यमल मिश्रण की रचना का नाम है वंश भास्कर। वंश भास्कर, और जयानक का है पृथ्वीराज विजय। इस पृथ्वीराज विजय की आधार पर जो है बहुत सारे लोग जो है पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक सिद्ध करते हैं, कहते हैं कि ये जो है पृथ्वीराज विजय ये है। क्या हो गई? ऑप्शन की आदत हो गई, ऑप्शन की आदत हो गई, ओहो ऑप्शन की लत लग गई। कोई बात नहीं, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, ध्यान आ गया, अच्छी बात है। अच्छा, अब कम से कम ऑप्शन देख करके आप पहचान पाए, इतना जरूर काम कर लेना, वहां पर आपके पास सुविधा होगी कि कहीं अगर आपने सबकॉन्शियस में कभी जीवन में कभी देखा हो, तो आपके जो है खट से दिमाग में वो आ जाता है। ठीक है, तो खैर नहीं याद है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अभी जो है याद कर लीजिएगा, वंश भास्कर, सूर्यमल मिश्रण, पृथ्वीराज का बेली कृष्ण रुक्मणी ख्यात, और जयानक की है पृथ्वीराज विजय। ठीक है, अगला देखिए, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अपभ्रंश की साहित्यिक पुस्तकें कितनी हैं? ठीक है, ये थोड़ा सा अलग सा क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। देखिए, शुक्ल जी ने क्या किया, टोटल कुछ किताबों के आधार पर जो है कुछ किताबें ली और उनके आधार पर कहा कि जो है आदिकाल का नाम वीर गाथा काल होना चाहिए, ऐसा जो है उन्होंने किया था। उसमें से उन्होंने क्या किया, इस प्रश्न का उत्तर दीजिए पहले, फिर बताते हैं। हाँ, 4 जो है पुस्तकें उन्होंने करी हैं, 12 नहीं, 12 तो टोटल आदिकाल की हैं, वही मैं बता रहा हूँ। शुक्ल जी ने टोटल 12 किताबें कही, उन्होंने 12 में से 8 तो कही ये वीर गाथा की हैं, और 4 उन्होंने अपभ्रंश की मानी। ठीक है, तो वीर गाथा वालों की भाषा क्या होगी, डिंगल होगी, अपभ्रंश नहीं होगी। चंद्रबरदाई की भाषा का भाषा क्या है, डिंगल है। ठीक है, वो है। और अपभ्रंश की जो है 4 रचनाएं उन्होंने मानी है। तो इस तरह से ये है। हाँ, ये हो गया। इसमें जो है ये 4 रचनाएं अपभ्रंश की और 8 वीर गाथा की, और इस आधार पर उन्होंने कह दिया वीर गाथा काल, और बाकी तो उन्होंने सारे रिजेक्ट कर दिए थे, जितने भी सिद्धनाथ और उनकी, आप जानते हैं सिद्धनाथ और जैन की कविताओं को उन्होंने कह दिया कि ये साहित्य कोटि में आती ही नहीं है, खाली धार्मिक प्रचार के लिए लिखी गई है, तो इनको हम साहित्य की रचना मानेंगे ही नहीं। तो इस वजह से इसको तो उन्होंने गेट कर दिया, एक तरफ से मतलब उसको आउट कर दिया। फिर उनके पास रही 12 रचनाएं, उस आधार पर उन्होंने वीर गाथा काल नाम रख लिया। हालांकि आगे चल करके इस नाम को लेकर के बहुत सारे आलोचकों ने उसमें सुधार किया, कहा कि शुक्ल जी की धारणा बहुत अच्छी नहीं मानी जा सकती, उस आधार पर भी वीर गाथा काल लोग कहते नहीं, आदिकाल कहते हैं, जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का नाम दिया हुआ है। हालांकि उसमें एक कैच ये है कि रामचंद्र शुक्ल का वाक्य है, वो कहते हैं कि हिंदी साहित्य के आदिकाल को वीर गाथा काल कहा जा सकता है। तो आदिकाल शब्द जरूर शुक्ल जी ने भी दिया हुआ है उस अर्थ में, लेकिन नाम जो दिया हुआ है हम कहते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ही दिया है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार बीसल देव रासो का जो रचना काल है वो क्या है? ये जो है आपके लिए बढ़िया सा क्वेश्चन हो सकता है, शुक्ल जी की किताब से लिया हुआ क्वेश्चन है, और इसमें जो है एक रचना भी उसमें जो है, बल्कि एक पंक्ति मिलती है बीसल देव रासो के बारे में। बीसल देव रासो में एक पंक्ति मिलती है, 1272 मझारी नाम से जो है एक पंक्ति मिलती है, बीसल देव रासो में मिलती है 1272। 72 मत मान लेना इसको, विक्रमी संवत में ही बात चल रही है, ईसवी सन तो तब आया भी नहीं था। हाँ, तो ये संवत 1212 की बात हो रही है।
ठीक है, और ये कहीं से भी टफ क्वेश्चन नहीं है, आचार्य शुक्ल की किताब का ही प्रश्न है, सीधा सीधा रखा गया है। ठीक है, पूरी पंक्ति इस तरह से है, 1272 मझारी जेठवदी नवमी बुधवारी नाल रसायन आरंभी शारदा तोठी ब्रह्म कुमारी, ऐसा जो है इसमें पूरी पंक्ति में। आप जो है 1272 मझारी भी याद रखेंगे, आपका काम चल जाएगा। अगला देखिएगा, विजयपाल रासो, बड़ा प्रसिद्ध रासो ग्रंथ है। इस रासो ग्रंथ के रचयिता कौन है? आसान सा प्रश्न है, सारे रासो तो आपने रटे हुए होंगे, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। तो विजयपाल रासो के रचयिता कौन है? हाँ, नल सिंह भाट हैं। कौन है? नल सिंह भाट हैं। अगला देखिएगा, चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो की भाषा में जो है एक उल्लेख किया है, एक भाषा का उल्लेख किया उन्होंने कि ये हमारी भाषा जो है ऐसी है। तो किस भाषा का उल्लेख जो है उसमें उन्होंने किया हुआ है, ये आपको जो है बताना है, 15वें का उत्तर बताना है आपने। तो उन्होंने कहा है कि हमारी क्या है, षट भाषा है, षट भाषा। ठीक है, 6 भाषाओं का मिश्रण षट भाषा। अगला देखिए, धर्म का प्रवाह कर्म ज्ञान और भक्ति इन तीनों धाराओं में चलता है। इन तीनों के सामंजस्य से ही धर्म अपनी सजीव दशा में रहता है। किसी एक के भी अभाव से वह विकलांग रहता है। कर्म के बिना वह लूला लंगड़ा है, ज्ञान के बिना अंधा है और भक्ति के बिना हृदय विहीन क्या निष्प्राण रहता है। तो ये जो कथन है ये किसका है, ये जो है आपको बताना है। ठीक है, ये जो कथन है ये किसका है? ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। ठीक है ना, ये शुक्ल जी का है। और वो जो है कंपेयर करते हैं, कहां से कंपेयर करते हैं? जब वो आदिकाल की शुष्क एकदम, जो वहां भी साधना करते थे, वहां भी ईश्वर की रिझाने का, ईश्वर को खुश करने के माध्यम थे, लेकिन वो क्या थे, बड़े ही शुष्क प्रकार के थे। ठीक है, और इसी वजह से धर्म के प्रवाह में वो कर्म और ज्ञान की महत्ता तो मानता ही है। शुक्ल जी कहते हैं कि भक्ति भी बहुत जरूरी है, क्योंकि भक्ति ही जो है दरअसल जो धर्म के अंदर है वो प्राण लाती है, उसको जीवित करती है, उसको जिंदा रखती है। ठीक है, अगर खाली ज्ञान और भक्ति है, कर्म नहीं है, तो फिर वो लूला लंगड़ा है, वो अकर्मण्यता उसमें आ जाएगी धर्म के अंदर। अगर कर्म भी है, भक्ति है, ज्ञान नहीं है, तो समझो वो अंधा है। और कर्म है और ज्ञान है और भक्ति नहीं है, तो इसका मतलब वो निर्जीव है, निष्प्राण है, उसमें कोई जान ही नहीं है, लाइफलेस हो जाएगी, हो जाएगा धर्म। तो इन तीनों चीजों की महत्ता उन्होंने उसमें मानी हुई है। ठीक है, अगला देखिएगा, रूप गोस्वामी द्वारा रचित पुस्तक कौन सी है? रूप गोस्वामी की रची हुई पुस्तक इसमें से कौन सी है? हित तरंगिणी, श्रुति भूषण, उज्ज्वल नीरमणि या फिर कर्णाभरण? तो इसमें जो है आपको बताना है किसकी है। रूप गोस्वामी की किताब का नाम क्या है? हाँ, रूप गोस्वामी की पुस्तक का नाम है उज्ज्वल नीलमणि। क्या है? उज्ज्वल नीलमणि, नीलमणि है। ठीक। हित तरंगिणी किसकी कृति है, ये बताइए आप लोग। अब इसमें भी ऑप्शन देना पड़ेगा क्या? मैं ऑप्शन तो उतना रख नहीं सकता हूँ भाई, आपको जो है ऑप्शन खुद बनाने पड़ेंगे इसमें। अभी तो हित तरंगिणी तो जबानी याद होना चाहिए, बहुत प्रसिद्ध किताब है। कई लोग जो है इसको रीतिकाल की पहली किताब भी मानते हैं। माखनलाल, हित तरंगिणी। हाँ, कृपाराम की हित तरंगिणी है भाई, कृपाराम की, कृपाराम की है हित तरंगिणी। ठीक है, और किसी को ये जो है कह सकते हैं केशव दास से भी बहुत पहले की एक रीति ग्रंथ टाइप की किताब है ये। ठीक है। हम्म। इसके अलावा श्रुति भूषण, भूप भूषण, ये सारी रचनाएं किसकी हैं? ये बताइए आप लोग। श्रुति भूषण, भूप भूषण, भूप भूषण भी मैंने नाम ले लिया उसमें। तो श्रुति भूषण किसकी है? हाँ, श्रुति भूषण किसकी है? कर्नेश कवि हुआ रीतिकाल में एक, उनकी है। ठीक, और कर्णाभरण किसकी है? कर्णाभरण। हाँ, ये भी किसकी है? ये भी कर्नेश की ही है। कर्नेश, कर्नेश की श्रुति भूषण, भूप भूषण, कर्णाभरण, ये सब है। रीतिबद्ध कवि था ये, मतलब कवि थे ये कहना चाहिए, तो वो थे। ठीक है, उज्ज्वल नीलमणि रूप गोस्वामी। अगला देखिए, देखिए एक और मिलती है। उनकी उक्तियां ऐसी लुभावनी हुई कि बिहारी आदि परवर्ती कवि भी उनमें उनमें से बहुतों का अपहरण करने का लोभ न रोक सके। शुक्ल जी की यह उक्ति किस कवि के विषय में हो सकती है? ठीक है, तो ये देखिए, उनकी उक्तियां ऐसी लुभावनी हुई कि जो बिहारी जैसे कवि जो उनके बाद हुए, उन्होंने भी क्या किया, बहुत सारे उनका जो है मटेरियल टपाया है। ऐसा होता है ना कि पुराने कवि ने कुछ बहुत अच्छा लिखा है, तो नया कवि क्या करता है, उसमें थोड़ा जोड़ तोड़ करके इधर उधर करके जो है कर लेता है मामला। ठीक है, तो ये जो कथन है ये रहीम के बारे में है। किसके बारे में है? रहीम के बारे में है। तो ये जो है आपको थोड़ा सा देखना है। ठीक है,
देखिएगा, बिहारी जो है कभी कबीर को फॉलो नहीं कर सकते हैं, वृंद जो है बिहारी के बाद हुए हैं, तुलसी, तुलसी के बारे में भी ये नहीं हो सकता है कि उक्तियां लुभावनी हुई। शुक्ल जी ने कभी ऐसा नहीं लिखा कि उक्तियां लुभावनी हुई है, लुभावनी नहीं, तुलसी तो महान लिखते हैं, उदात्त लिखते हैं, इस तरह के वाक्य आपको मिलते हैं ना, कि वैसी उच्चता किसी को प्राप्त नहीं है, इस तरह की बातें तुलसी के बारे में चलती हैं। और उक्तियां, जो उक्ति वैचित्र्य जिसको कहते हैं, है ना, एक विट जो कहते हैं, है ना, शब्दों का खेल जिसको कहते हैं, वो रहीम बड़ा अच्छा जमाते थे, वो है। अगला देखिएगा, रचना और रचना काल की दृष्टि में यही जो मैं आपको बताना चाह रहा था। अगला इसमें जो है बताना है गलत को, गलत जो है कौन सा है। वेली कृष्ण रुक्मणी री, चतुर्भुज दास की ध्यान मंजरी, अग्रदास की बरवे नाई का भेद, रहीम का भक्तमाल नाभादास का। तो इसमें से कौन सा जो है आपको असुमेलित है, पीछे का हमने अभी अभी अध्ययन किया है इसका। तो 19th का जो उत्तर है वो क्या है आपका, ए है, बिल्कुल ए। ठीक है ना, क्योंकि ये जो अम, ये है आपका तो ये है भाई, ठीक है। चतुर्भुज दास तो कौन है, चतुर्भुज दास आप लोग जानते ही हैं, वो जो है अष्टछाप के एक कवि थे। चलिए आगे बढ़े। अगला देखिएगा, समग्र भक्तिकालीन काव्य पर कौन सी विशेषता लागू होती है, यानी जो सारे भक्तिकाल पर लागू हो। भक्तिकाल में देखिएगा सगुण की अलग प्रॉपर्टीज हैं, सगुण वाले कुछ अलग मानते हैं, निर्गुण वाले कुछ अलग मानते हैं, लेकिन कुछ कॉमनैलिटी जरूर होगी जो दोनों मानते होंगे। तो देखिएगा, अवतार में विश्वास, अवतार में विश्वास निर्गुण कभी नहीं मानेंगे, तो ये तो नहीं हो सकता पूरे भक्ति काल पर। जाति प्रथा का निषेध, देखिए जाति प्रथा का निषेध निर्गुणों ने किया, लेकिन सगुणों में विशेष तौर पर जैसे तुलसीदास जैसे कवि, इन्होंने जो है जाति प्रथा का प्राय निषेध नहीं किया है। ईश्वरीय लीला का गायन सगुणों ने किया है, निर्गुणों ने नहीं किया, लेकिन अहंकार के त्याग की बात सबने कही है। तो सी जो है इसका उत्तर होना चाहिए। ठीक है ना, हाँ। तो ये जो है आपका हो जाएगा। इनमें से कौन श्री कृष्ण भक्ति का संप्रदाय नहीं है, कृष्ण भक्ति का संप्रदाय जो है इसमें से कौन सा नहीं है। श्री वल्लभ संप्रदाय, हरिदासी संप्रदाय, तत्सुखी संप्रदाय, या फिर गौड़ीय संप्रदाय। डी जो है गौड़ीय संप्रदाय है इसमें। इसमें जो है आपको बताना है, इसमें बताइए। 21वीं का डी। डी तो सबसे गलत जवाब है भाई। इतिहास का सबसे गलत जवाब जो है डी ही होगा, अगर डी आप कह रहे हैं तो। सी, सी। चलो आप सी तो आपने बता दिया, तत्सुखी शाखा का मुझे जो है किससे संबंधित कृष्ण भक्ति धारा से नहीं है, तो तीन धाराएं बचती हैं, या तो ये संत काव्य परंपरा से संबंधित, या तो सूफियों से, या तो राम भक्ति से संबंधित है। तो किससे संबंधित हो सकता है। हाँ, ये राम भक्ति संप्रदाय से संबंधित है। किससे संबंधित है, राम भक्ति संप्रदाय से, राम भक्ति धारा से संबंधित है। राम भक्ति धारा में आप लोग जानते हैं एक रसिक परंपरा चल पड़ी थी, अग्रदास की चलाई हुई रसिक परंपरा। मतलब रसिक परंपरा में मतलब जनरली क्या होता है, जैसे राम का जो रूप वर्णन है, मतलब जो राम का जो जो चित्रण आपको मिलता है, एक तो तुलसी वाला चित्रण मिलता है, एकदम उदात्त है, महान है, और क्या करते हैं, लोक मंगल करते हैं, और संतों का अच्छा करते हैं, दुष्टों का विनाश, कुल मिलाकर लोक मंगल के उद्यम में लगे रहते हैं। एक परंपरा, और कृष्ण के यहाँ पर जनरली क्या मिलता है, लीला वर्णन, कि इनका रूप इतना अच्छा है, मोर मुकुट पहनते हैं और घुटनों से चलते हैं जब बाल लीलाएं करते हैं, तो लीला वर्णन खूब है। जैसे लोक एक लोक मंगल है और एक लोक रंजन है। तो रसिक परंपरा राम का रस जो है लोक रंजन वाली परंपरा में डालती है। ठीक है, तो ये जो है रसिक परंपरा चलाई थी, उसमें जो है वो होता है, तो ये उससे संबंधित है। और तत्सुखी संप्रदाय के जो प्रवर्तक है वो कौन है, जीवाराम जी। कौन है, जीवाराम। स्वसुखी शाखा रामचरण दास, और जीवाराम तत्सुखी संप्रदाय। ठीक है, स्वसुखी तत्सुखी दो संप्रदाय, दोनों राम भक्ति से संबंधित है। अगला देखिएगा, ये जो संप्रदाय है बड़े महत्वपूर्ण है, जो आपके पूरा भक्तिकाल जिस दर्शन पर जनरली, जिन दर्शनों पर रिलाई करता है ना, अद्वैतवाद, वैष्णव, सॉरी, विशिष्टाद्वैतवाद, और द्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, तो उन्हीं से संबंधित ये संप्रदाय भी हैं। अब आपको इसमें बताना है कि कौन सा जो है इसमें से क्रम होगा। ठीक है, तो क्रम चाहे द्विवेदी जी के अनुसार हो, चाहे किसी के भी अनुसार हो, ये यूनिवर्सली सही है। आपको जो है इसमें बताना है कि ये किससे संबंध, यदि आपको ये पता है ना कि कौन सा दर्शन कब आया, अगर आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए इस सवाल में, ये जो सवाल है,
इसमें आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए, मैं आपको बता रहा हूं, आपको केवल दो चीजें पता होनी चाहिए। पहला तो ये कि कौन सा संप्रदाय किस दर्शन से संबंधित है, ये आपको आता होगा। और दूसरी चीज आपको ये पता होनी चाहिए कि कौन सा दर्शन पहले आया। तो सबसे पहले तो आया था अद्वैतवाद। ठीक। अद्वैतवाद के बाद कौन सा आया था? विशिष्टाद्वैतवाद आया था। अगर इतना भी आपको पता है तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर जाएंगे। अब बताइए इसमें तो कौन सा जो है सही क्रम होगा इसमें से? हम्म। हम्म। तो सबसे पहले जो है विशिष्टाद्वैतवाद है, तो विशिष्टाद्वैतवाद से संबंधित संप्रदाय कौन सा है? श्री संप्रदाय है। यहीं से सवाल सॉल्व हो गया। श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, सनकादि संप्रदाय, ये सही क्रम जो है मानते हैं कौन? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक। यद्यपि अगर आप सर्वसम्मति से देखें तो सर्वसम्मति से सबसे पहले श्री संप्रदाय आना चाहिए, फिर ब्रह्म संप्रदाय आना चाहिए, फिर सनकादि आना चाहिए, फिर रुद्र आना चाहिए। रुद्र संप्रदाय किससे संबंधित है? वल्लभाचार्य के शुद्धाद्वैतवाद से संबंधित है। तो वो जो है लास्ट में आना चाहिए कायदे से, बट हजारी प्रसाद द्विवेदी ने यही दी हुई है टाइमलाइन, तो इसके अनुसार आप ऑपरेट करेंगे इस क्वेश्चन में। यह कथन किस विद्वान का है? पराजय की मनोवृत्ति मनुष्य को या तो विषय विज्ञान में लीन करती है या अपनी आध्यात्मिक श्रेष्ठता के प्रदर्शन में क्षतिपूर्ति ढूंढने की प्रेरणा देती है। ये जो कथन है भक्ति से संबंधित, भक्ति के उद्भव से संबंधित बातें चल रही है यहाँ पे। और जो है ये कथन जो है किसने कहा है, ये बात जो है किसने कही हुई है? कि पराजय की मनोवृत्ति या तो आपको जो है भोग विलास में लगाएगी, और या तो जो है आप फिर भगवान की शरण में जाएंगे। तो ये जो कथन है, ये आपको लग रहा होगा एकदम रामचंद्र शुक्ल के जो स्थापना है भक्ति के बारे में, उन्हीं का समर्थन करती है। और ये जो कथन है ये डॉक्टर राम कुमार वर्मा का है। ठीक है। राम कुमार वर्मा के जो है दो कथन है। एक तो वो कहते हैं कि हिंदुओं में मुसलमानों से लोहा लेने की शक्ति नहीं थी, और इस असहाय अवस्था में ईश्वर से प्रार्थना के अलावा उनके पास कोई साधन नहीं था। ठीक। ये बात है। और इसके बाद वो ये कहते हैं कि पराजय की जो मनोवृत्ति होती है, यानी जो एक जब आदमी उसमें जाता है ना कि मैं तो हार गया, तो या तो वो जो है विषय विज्ञान में लगेगा, यानी कुल मिलाकर भोग विलास में लगेगा, शराब वगैरह पीने लगेगा, उसमें लगेगा। और या तो वो क्या करेगा, भगवान की उसमें चला जाएगा। तो इस वजह से वो कहते हैं कि जो है हिंदुओं ने दूसरा रास्ता लिया, इस वजह से भक्ति कर रहा है। ये सेम टू सेम शुक्ल जी की बात का समर्थन है। शुक्ल जी भी वही कहते हैं ना कि देश में जब मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित हो गया, तो पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा के अलावा कोई दूसरा मार्ग ही नहीं था। तो ये दोनों एक ही जैसी बात करते हैं, बस केवल शब्दों का फर्क है, वाक्यों का फर्क है। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कबीर का सौंदर्य बोध अपारंपरिक और यथार्थवादी है, अतः उनके लिए पृथक सौंदर्य शास्त्र का निर्माण करना पड़ेगा। क्योंकि कबीर क्या कह रहे हैं? कबीर जो है आपके पुराने काव्य शास्त्र के पारंपरिक ढांचे पर कविता नहीं लिखते हैं। उन्होंने अपना एक सौंदर्य बोध तैयार किया है, वो यथार्थ की कविता लिखते हैं। इस वजह से उसको अगर हमें समझना है, उसका अच्छा विवेचन करना है, तो नए प्रकार के सौंदर्य शास्त्र का निर्माण करना पड़ेगा हमें। तो ये जो कथन है ये दरअसल जो है किसका है? तो ये कथन किसका है? ये कहा था डॉक्टर बच्चन सिंह ने। ठीक है। बच्चन सिंह भी कई बार जो है आते हैं परीक्षाओं में, तो जो जो बड़े महत्वपूर्ण से कथन है वो बच्चन सिंह के हमने करवा भी रखे हैं उसमें। ठीक है। तो पेपर में भी आप खूब देखेंगे, आगे के पेपरों में भी आपने देखा होगा। भक्ति आंदोलन के उदय को ईसाई मत की देन मानने वाले विद्वान कौन है? रामचंद्र शुक्ल हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, ग्रियर्सन है, या फिर ताराचंद है? तो कौन जो है इसको मानते हैं? तो ये मानते हैं कौन? ग्रियर्सन। ठीक है। ग्रियर्सन। तो ग्रियर्सन क्या कहते हैं कि वो ये था कि आज जो है ईसा की जो दूसरी तीसरी सदी थी, वहां पे जो है मतलब चेन्नई के आसपास कुछ लोग आकर के बस गए थे, ईसाई लोग, और इसकी वजह से उसका प्रभाव पड़ा दक्षिण के आलवारों और नयनारों पर, और उसका प्रभाव फिर भक्ति पर पड़ा। हालांकि ये थीसिस कोई बहुत मजबूत है नहीं। शुक्ल जी कहते हैं इस्लाम की प्रतिक्रिया में आया। इस तर्क को भी बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। अगर ये प्रतिक्रिया ही है, तो प्रतिक्रिया का जो साहित्य होता है वो आक्रामक साहित्य होता है। एक कॉन्सेप्चुअली में मैं आपको बता रहा हूँ इसमें। ठीक। एक कॉन्सेप्चुअल बात भी है। जो प्रतिक्रिया का साहित्य है, यानी जो कुल मिलाकर के एक डरे हुए सहमे हुए का है साहित्य होगा, तो उसमें जो आक्रामकता होगी वो आपको दिखाई देगी। भक्ति की पूरी कविता में आपको कहीं भी आक्रामकता नहीं दिखाई देगी। ऐसा लगता है कि वो ईश्वर के वैभव में जो है सेलिब्रेट कर रहे हैं उसको। तो आदमी सेलिब्रेट कर रहा है तो वो कैसे हो सकती है उसकी कविता, है ना। तो वो आपको थोड़ा सा देख लिया है इसमें। चलिए तो अगला देखिएगा, कबीर की जन्म तिथि क्या मानी जाती है? कबीर की जन्म तिथि क्या है? जेठ सुदी पूर्णिमा विक्रमी संवत 1456, माघ सुदी एकादशी विक्रमी संवत 1575। दो विकल्प आगे के भी देख लेते हैं, कार्तिक पूर्णिमा या फिर फाल्गुन पूर्णिमा।
तो इसमें से बताना है आपने। कबीर की जन्म तिथि जो है क्या मानी जाती है, और ये कबीर पंथियों में जो है खूब प्रचलित है ये वाली। तो ये मानी जाती है जेठ सुदी पूर्णिमा, विक्रमी संवत 1456। ये जो है उसकी मतलब कबीर दास जी की जो है मानते हैं उनके मत वाले। ठीक, चलिए आगे बढ़े। अगला प्रश्न है आपके सामने कि बीजक का जो संग्रह किया था, संग्रहण शब्द तो ठीक नहीं है पर संग्रह, बीजक का जो संग्रह किया था वो किसने किया था? धर्मदास ने, प्रियादास ने, नाभादास ने, या फिर मुकुंद दास ने? दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन। ठीक है, इसमें तो आपको कोई समस्या नहीं, सबको करना आना चाहिए। ठीक है, ये वो भी करेगा जिसने हिंदी उतने अच्छे से नहीं पढ़ी, मतलब हिंदी साहित्य का जो विद्यार्थी नहीं है वो भी इस प्रश्न को कर सकता है कि ये धर्मदास ने की थी। सवाल आपके लिए है कि कब की थी। आप यदि विक्रमी संवत में बताना चाहें तो विक्रमी संवत में बताइए, और अगर आप ईसवी में बताना चाहें तो ईसवी में भी बता सकते हैं। ठीक है, तो बताइए। आप लोग 65 कह रहे हैं। चलिए इसका जो है मैं जवाब दे देता हूं। यदि आप ईसवी में कहेंगे तो ईसवी में हुआ था 1464 में। और विक्रमी संवत अगर आप देखें, विक्रमी संवत 1500 कितना हो रहा है, 21, चार, हाँ 21, विक्रमी संवत 1521 में, 1464 में से जो भी विकल्प में हो उस हिसाब से आप कर ले। अगला देखिएगा कि जायसी के गुरु कौन थे? रामानंद थे, शेख मोहदी थे, निजामुद्दीन औलिया थे, या फिर मुल्ला दाऊद थे? ये तो आसान सा सवाल है दिए गए विकल्पों के आधार पर। हाँ, इसमें जो है आपको बताना है। तो कौन थे? शेख मोहिदी। कौन थे? शेख मोहिदी जायसी के गुरु माने जाते हैं। जायसी खुद एक बहुत बड़े सूफी संत थे। अगला देखिएगा, यह कथन किस विद्वान का है? इंद्रावती को सूफी पद्धति का अंतिम ग्रंथ माना जाना चाहिए। मतलब वो कहते हैं इंद्रावती के बाद से जो भी जो है सूफी ग्रंथ लिखे गए वो एक परंपरा के रूप में नहीं लिखे गए। वो ऐसे लिखा कि किसी ने 30 साल बाद कुछ लिख दिया, फिर उसके 50 साल बाद कुछ लिख दिया गया। तो ये जो स्थापना है ये शुक्ल जी ने इंद्रावती को माना है कि भाई जो आखिरी है वो यही है। ठीक, अगला देखिए, नूर मोहम्मद की अनुराग बांसुरी किस रूप में लिखी गई है? ये बड़ा अच्छा सा सवाल है। अनुराग बांसुरी किस रूप में जो है लिखी गई है, ये आपको बताना है। अनुराग बांसुरी किस रूप में जो है रचित आपको जो है दिखाई देती है? एलिगरी में, मसनवी में, दोहा चौपाई में, या फिर कड़वक में? तो देखिएगा, अनुराग बांसुरी जो लिखी गई है वो एलिगरी में लिखी गई है। एलिगरी को कहते हैं जो आपने अन्योक्ति कहा है ना, अन्योक्ति। तो ये खुद शुक्ल जी ने कहा है ये बात कि जो है अनुराग बांसुरी एलिगरी पर लिखी गई है। अन्योक्ति प्रकार की जो है ये रचना है। अन्योक्ति मतलब जिसमें बात कुछ और कही जा रही है लेकिन वो कहना कुछ और चाहती है, एकदम अन्योक्ति अलंकार जैसा मानने वाला होता है वो। अगला देखिएगा, ये एक रचना मिलती है कनकावती। तो कनकावती रचना जो है किस कवि की है? ठीक है, आप लोगों ने इंद्रावती वगैरह सब सुना होगा, कनकावती एक बड़ी अंडररेटेड सी रचना है। ये रचना किसकी है? कनकावती। तो कनकावती किसकी है? जान कवि की जो है ये रचना है, जान कवि की रचना। बुद्धदेव के बाद भारत के सबसे बड़े लोकनायक तुलसीदास हैं। बुद्धदेव के बाद भारत के सबसे बड़े लोकनायक कौन है? तुलसीदास हैं। यह कथन जो है किस विद्वान का है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, शुक्ल जी का है, रामविलास शर्मा का है, या फिर नाभादास का है? बुद्ध देव के बाद हिंदी का सबसे बड़ा लोकनायक। हजारी प्रसाद द्विवेदी का। अगला देखिएगा, ये बड़ा अच्छा सवाल है। रामलला नहचु आप लोग जानते हैं कि ये जो है गोस्वामी तुलसीदास की रचना है। तो ये जो है उसमें संबंधित है। रामलला नहचु ये जो है किस छंद में रची गई है? तो रामलला नहचु जो है ये रची गई है सोहर छंद में। सोहर छंद आप लोग जानते हैं, जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसकी खुशी में जो है सोहर गाया जाता है। ठीक है, खासकर पूर्वांचल में बड़े प्रचलित होते हैं। आप तो जो है कुछ जब से जो है वहां के बेस कुछ फिल्में वेब सीरीज वगैरह बनने लगी है तो सोहर काफी प्रसिद्ध हुआ है। ठीक, तो सोहर। अगला देखिए, तो इसमें जो है रचना से संबंधित जो है मतलब इसमें जो है आपको बताना है कि कौन सा असुमेलित है इसमें से। ठीक है, रामचरितमानस में 7 कांड है, क्या ये सत्य बात है? तो ये तो सच है। विनय पत्रिका राम के दरबार में अर्जी लगाती है। कवितावली में 396 छंद है, और कृष्ण गीतावली अवधि में रचित है। तो इसमें से जो असंगत है वो क्या है, मतलब जो गलत है? तो इसमें से जो असंगत है वो क्या है कि कृष्ण गीतावली अवधि में रचित है? नहीं, कृष्ण गीतावली किसमें रचित है? ब्रज में रचित है। ब्रज में रचित है। और रचना किसकी है? तुलसीदास की ही है।
देखिएगा, तुलसीदास अकेले ऐसे कवि हैं जिन्होंने अवधि में भी लिखा है और ब्रज में भी लिखा है। उस समय की दो सबसे प्रसिद्ध परंपराएं मिलती है ना, दो सबसे प्रसिद्ध भाषाएं यही थी, और एकमात्र ऐसे कवि हैं जिन्होंने दोनों में लिखा और दोनों में कमाल का लिखा, किसी में भी कम नहीं रहे। ठीक, तो ये है। अगला देखिए, इसमें से श्री वैष्णव मताब्ज भास्कर, ये रचना किसकी है? वैष्णव मताब्ज भास्कर, अग्रदास की, रामानंद की, नाभादास की, या फिर केशव दास की? तो वैष्णव मताब्ज भास्कर किसकी है? वैष्णव मताब्ज भास्कर किसकी है? ये जो है आपके रामानंद की रचना है। ठीक है, अगला देखिएगा, आदि बाणी किसकी रचना है? गंग की, रहीम की, नानक, या फिर श्री भट्ट? तो आदि बाणी जो है किसकी रचना जो है आदि बाणी, आदि ग्रंथ नहीं, आदि बाणी, आदि का बानी जो है ये श्री भट्ट की रचना मानी जाती है। ठीक, अगला देखिए, सूरदास के जन्म स्थान के बारे में कौन सा मत जो है ज्यादा प्रामाणिक माना जाता है? ठीक है, तो दो मत चलते हैं, एक है सीही का मत, और कुछ लोग मानते हैं रूणकता का मत। रूणकता, ये दो जगह सूरदास के बारे में चलती हैं कि या तो यहां हुआ या तो यहां हुआ। ज्यादा प्रचलित जो मत चलता है, यानी कि जिसके बारे में ज्यादा ठोस प्रमाण मिलते हैं, वो सीही के विषय में मिलते हैं। शुक्ल जी ने भी सीही को ही माना है। अगला देखिए, साहित्य लहरी सूरदास द्वारा किस उद्देश्य से रची गई थी? साहित्य लहरी, देखिएगा, साहित्य लहरी किस उद्देश्य से उन्होंने रची थी? नंददास को नाई का भेद सिखाने के लिए, वल्लभाचार्य को प्रसन्न करने के लिए, अकबर को सुनाने के लिए, या तुलसी को सुनाने के लिए? देखिए, अकबर के समय पर तो सूरदास थे ही नहीं शायद, हाँ नहीं थे, नहीं थे। 1478 के आसपास उनका जन्म होता है। हाँ, उस टाइम लगभग लगभग नहीं, मतलब बहुत बुजुर्ग अवस्था में जो है पहुंच चुके थे। ये जो है आपको बताना है। तो किस उद्देश्य से जो है उसमें उन्होंने जो है ये, अब आ रही है? अभी आ रही होगी। एक मिनट देखता हूँ यार। हेलो हेलो। हाँ, अभी आ रही है। चलिए, तो इसमें से शुक्ल जी की मान्यता कौन सी नहीं है? तो प्रधान प्रधान साहित्य शास्त्रज्ञ थे और संस्कृत के पंडित थे, ये तो है। केवल उक्ति वैचित्र और शब्द क्रीड़ा के प्रेमी थे, ये भी ठीक है। और केशव को कवि हृदय नहीं मिला था, ये कवि उन्होंने नहीं कहा, बल्कि इसका उल्टा कहा। ये कहते हैं कि इनकी कविताओं में बड़ा पद दोष, वाक्य दोष आदि मिलता है। और ये यहां तक कह बैठते हैं शुक्ल जी कि केशव जो हैं, केशव प्रबंध काव्य के, प्रबंध काव्य के योग्य ही नहीं थे, योग्य नहीं थे, योग्य नहीं थे, केवल मुक्तक के ही लायक थे, मुक्तक के ही योग्य थे। ठीक है, तो केशव के बहुत बड़े फैन तो आचार्य शुक्ल नहीं है, बल्कि एकदम विरोधी आचार्य के रूप में दिखते हैं। ठीक है, 39 दोबारा बताना, 39 क्या है? यही बता रहा था मैं इसमें आपको। अष्टछाप के कवियों में जो है आयु की दृष्टि से सबसे छोटे नंददास हैं, सबसे बड़े कुंभन दास हैं। और आपको थोड़ा इनका कालक्रम के साथ तैयार करना है, और साथ ही साथ आपको ये भी तैयार करना है कि कौन सा किसका शिष्य है। ठीक है, तो ये जो है आपको एक तैयारी इसमें करनी है। ठीक, जैसे गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, ये विठल नाथ के हैं। सूरदास, कुंभन दास, चतुर्भुज दास, ये सब जो है किसके हैं? वल्लभाचार्य के हैं। ठीक है, एक आध जो मैं नाम बोल रहा हूँ अभी, उसमें भी आप थोड़ा सा देख लेना, तो ये भी तैयारी आपको करनी है। ठीक, अगला देखिएगा, इसमें से केशव के प्रबंध काव्य कौन से हैं? देखिएगा, केशव ने जो है दो प्रबंध काव्य लिखे हैं, दो प्रबंध काव्य लिखे हैं। ठीक है, दो, बल्कि दो ने तीन, तीन जो है रीति ग्रंथ लिखे हैं।
और बाकी सब मुक्तक है, बाकी जो है मुक्तक लिखे हैं। ठीक है, तो दो प्रबंध काव्य जो है इनमें से इनके कौन कौन से हैं? विज्ञान गीता, जहांगीर जसचंद्रिका, वीर सिंह देव चरित्र और रामचंद्रिका। तो आप लोग जानते हैं रामचंद्रिका तो इनकी कृति है ही, वो तो महाकाव्य है ही, मतलब प्रबंध काव्य है। प्रबंध काव्य में महाकाव्य और खंड काव्य आता है। ठीक है, ये तो आप लोग जानते ही हैं। तो इसमें से जो है कौन सी है, कौन कौन सी जो है इनकी प्रबंध काव्य है? तो प्रबंध काव्य जो है इनमें से इनके कौन कौन से हैं? एक तो वीर सिंह देवचरित है और रामचंद्रिका है। 3 और 4 जो है सही उत्तर होना चाहिए। बाकी जो है जस जहांगीर जसचंद्रिका मुक्तक, और विज्ञान गीता भी मुक्तक। अच्छा, चलिए आपसे एक सवाल पूछता हूं मैं। विज्ञान गीता केशव की बड़ी प्रसिद्ध रचना है। तो विज्ञान गीता जो है दरअसल किसका प्रभाव है, मतलब ये किससे प्रभावित होकर लिखी गई है? संस्कृत का एक नाटक है, संस्कृत नाटक है। किस नाटक से जो है प्रभावित है ये रचना? विज्ञान गीता, यानी किस पर आधारित है ये रचना? पूरी तरह से आधारित है। किस रचना से? हाँ, हाँ, प्रबोध चंद्रोदय। ठीक है ना, ये तथ्य भी आपको याद रखना है। कृष्ण कवि का प्रबोध चंद्रोदय संस्कृत का एक नाटक है, आधारित है, प्रबोध चंद्रोदय। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, उनके प्रतिभक्ति और सम्मान की प्रतिष्ठा हिंदू जाति के हृदय में उस समय भी थी और आगे भी बराबर बनी रही, बढ़ती गई। आचार्य शुक्ल का यह कथन किसके बारे में? केशव के बारे में, तुलसी के बारे में, कबीर के बारे में, या फिर भूषण के बारे में? डी विकल्प जो है भूषण है। ठीक, तो शुक्ल जी का यह कथन जो है किसके बारे में है? हाँ, ये कथन किसके बारे में है? शुक्ल जी का भूषण के बारे में। भूषण को वो कहते हैं हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि हैं। ऐसा जो है शुक्ल जी ने कहा है, पता नहीं किस अर्थ में कहा है, बट कहा तो है ही। क्या हिंदू जाति के प्रतिनिधि जो है सूरदास नहीं है? बट कहा है तो कहा है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। मतीराम पर बात करते हैं। मतीराम की रचनाओं संबंधी असंगत कथन इसमें से क्या है? ललित ललाम अलंकार निरूपक ग्रंथ है। फूल मंजरी में प्रत्येक दोहे में एक फूल का नाम है। रसराज नायिका भेद का ग्रंथ है और मतीराम की भाषा भूषण की तुलना में आडंबरपूर्ण है। इसमें से कौन सा कथन जो है मतीराम के बारे में असंगत है? तो कौन सा जो है जो ठीक नहीं लग रहा है आपको? देखिएगा, ये कथन जो है क्या है, इसमें से डी असंगत है। ठीक है, बल्कि इसका उल्टा है। मतीराम की भाषा क्या है? बड़ी रस, मतीराम की भाषा जो है अपने, ये देखो 3 भाई थे, मतीराम, चिंतामणि, भूषण। ठीक है, एक और भाई थे, एक और भाई, वो वाले भाई उतने ज्यादा प्रचलित नहीं हुए। पर इन तीनों भाइयों में से सबसे अच्छा कवि जो है किसी को माना जाता है तो मतीराम को माना जाता है। ठीक है, मतीराम की भाषा बड़ी रस स्निग्ध थी और बड़ी जो है अच्छी भाषा थी, इस तरह के जो है मत मिलते हैं। ठीक है, और जब बल्कि ऐसा तो हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि भाई इनकी तुलना में जो है, मतलब मतलब इन तीनों भाइयों में सबसे अच्छे जो भाषा के स्तर पर कवि हैं वो कौन है? मतीराम है। हाँ, जटाशंकर चौथे भाई का नाम है, तो उन वो जो है उतने प्रचलित तो नहीं है। ठीक है, तो ये है मतीराम। मतीराम की भाषा भूषण की तुलना में आडंबरपूर्ण नहीं बल्कि ज्यादा कह सकते हैं परिनिष्ठित है, ज्यादा अच्छी है, बेटर है। ठीक है, भूषण में जो है ये चीज दिखाई देती है। देखिए, शुक्ल जी ने भूषण के बारे में 2 बातें कही। एक तो बात कही कि वो हिंदू जाति के प्रतिनिधि हैं और उनकी जो कीर्ति है, मतलब जो उनकी प्रसिद्धि है, वो ऐसी नहीं है कि उन्होंने खाली झूठ बोल दिया। उन्होंने झूठ नहीं लिखा, उन्होंने जो प्रशस्ति वर्णन भी किया है, उनका जो वीरता वर्णन किया है शिवाजी का और छत्रसाल, छत्रसाल कह रहा हूँ मैं, रुद्र, सोलंकी राजा रुद्र का। तो वो कैसे किया है? वो आडंबरपूर्ण नहीं है, वो सच में वीर थे, इस वजह से वीर गाथा उनकी बड़ी प्रचलित है। तो एक तो बात उन्होंने ये कही है भूषण के बारे में, और दूसरी बात उनकी भाषा पर कमेंट किया है कि जो भूषण की लैंग्वेज है, भूषण की भाषा है, उसमें बहुत सारी ग्रामर की गलतियां मिलती हैं। ठीक है, तो ये 2 बातें शुक्ल जी ने कही हुई हैं, ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। अगला देखिए, छल नाम का 34वां संचारी भाव दिया था, तो वो किसने दिया था? देव ने, बिहारी ने, गणानंद ने, या फिर चिंतामणि ने? तो छल जो है, जो नया जो संचारी भाव दिया था वो किसने दिया था? देव ने दिया था। आपसे सवाल है, हालांकि पेपर 2 का सवाल है, संस्कृत में किसने दे दिया था पहले? देव ने तो बाद में दिया, संस्कृत के अंदर दिया गया था ये पहला। और ये जो है आपको बताना है कि ये जो है किसने दिया था। देव ने तो दिया ही, लेकिन देव ने बाद में दिया, इन कवियों में दिया, रीतिकाल के कवियों में से दिया। लेकिन छल नाम का 34वां संचारी भाव पहले से ही एक जो है प्रस्तावना थी। हाँ, भानुदत्त। ठीक है, जिन्होंने रस मंजरी की रचना की है ना, वही भानुदत्त। तो भानुदत्त ने जो है
ये पहले ही बात की हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रचना और रचनाकारों में असुमेलित कौन सा है? व्यंग्यार्थ कौमुदी जसवंत सिंह की रचना, देव की भवानी विलास, श्रीपति की काव्य सरोवर, तोष नदी की सुधा निधि। इसमें से आपको बताना है व्यंग्यार्थ कौमुदी जसवंत सिंह, देव भवानी विलास, इसमें से जो है सही जो है कौन सा है, मतलब असंगत कौन सा है जो असुमेलित है। तो आप लोग जानते हैं ए है ना। जसवंत सिंह की रचना का नाम क्या है? आपको ये बताना है, इसका मैं बता देता हूँ, प्रताप शाही। प्रताप शाही की रचना है व्यंग्यार्थ कौमुदी। ठीक है। तो जसवंत सिंह की रचना का नाम क्या है? बहुत प्रसिद्ध रचना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है कि भाई अलंकार वगैरह सीखने के लिए इनकी रचना बड़ी प्रचलित है। हाँ, भाषा भूषण। ठीक है, भाषा भूषण आपको किसी भी कीमत पर नहीं भूलना है, बड़ा प्रचलित ग्रंथ है ये। अलंकार निरूपक ग्रंथ है और अलंकार सीखने के लिए जो है लोग कहते हैं कि जो है ये बड़ा प्रसिद्ध रहा है। कवि प्रिया रसिक प्रिया के बाद अगर किसी का नंबर आता है तो वो भाषा भूषण का आता है, ऐसा द्विवेदी जी कहते हैं। रीतिकाल में ऐसा सर्वप्रिय कवि बिहारी को छोड़कर दूसरा नहीं हुआ। शुक्ल जी का ये कथन किस किस कवि के बारे में है कि बिहारी को छोड़ करके ऐसा सर्वप्रिय कवि, कह रहे हैं सर्वप्रिय कवि, जो सबको प्रिय रहा हो। तो कौन हो सकता है उस स्टेचर का? ठीक है, तो कौन हो सकता है? हाँ, हालांकि घनानंद बहुत बड़े कवि हैं, बट पद्माकर। ठीक है, पद्माकर रीतिकाल के लगभग आखिरी दौर के कवि हैं, आखिरी दौर के कवि हैं। ठीक है, आई थिंक 1842 में या 32 टाइप में जो है इनका निधन हुआ था। उतने लास्ट टाइम के कवि हैं। तो उसके बाद समझ सकते हैं, उसके बाद कुछ ही साल बाद जो है भारतेंदु युग शुरू होता है आपका। तो इतने जो है आखिरी समय के कवि। अगला देखिए, ये बड़ी प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। लोग हैं लागी कवित बनावत, मोहितो मोरे कवित बनावत। ठीक है, लोग जो है कविता बनाने पर लगे हुए हैं और मुझे तो मेरी कविता ने ही बनाया है। तो ये कथन, ये जो पंक्ति है बड़ी प्रसिद्ध पंक्तियां हैं घनानंद की। ठीक है, लोग हैं लागी कवित बनावत, ये बात कोई रीतिबद्ध कवि कह ही नहीं सकता है। रीतिबद्ध कवि तो जबरदस्ती कविता बनाते हैं ना। तो वो जो काव्य दृष्टि हो सकती है कविता को लेकर कि कविता क्या है, हृदय से निकलनी चाहिए। रीतिबद्ध कवि ऐसी बात कह ही नहीं सकता, क्योंकि उसको दरबार के हिसाब से कविता लिखनी है, ना कि अपने मन के हिसाब से। रीतिमुक्त कवि जो है जरूर ऐसी बात कहेगा, जैसे जब बाद में जाकर के ठाकुर जिस तरह से डांटते हैं आगे चल करके उनको, सारे के सारे रीतिबद्ध कवियों को कहते हैं ना कि लोगन कवित्व की वो खेल करी जानो है, डेल सो बनाए आए मेलत सभा के बीच, लोगन कवित्व की वो खेल करी जान। लोग कविता को खिलवाड़ समझते हैं, खेल करते हैं ये जो कवि हैं जो दरबार में इस तरह की कविता लिख रहे हैं। तो इस तरह की बातें उन्होंने की हुई है। अगला देखिएगा, बिहारी को पीयूष वर्षी मेघ, अमृत बरसाने वाला बादल, है ना, पीयूष वर्षी मेघ जो है किसने कहा है? तो ये जो है किसने कहा है, ये जो है आपको बताना है। तो बिहारी को पीयूष वर्षी मेघ जो है किसने कहा है? तो आपके सामने ऑप्शन हैं, ब्रजरत्न दास, रामचंद्र शुक्ल, दो ऑप्शन राधाचरण गोस्वामी और जगन्नाथ दास रत्नाकर। तो इसमें बता आपको बताना है। ठीक है, ब्रजरत्न दास, रामचंद्र शुक्ल, राधाचरण गोस्वामी या फिर जगन्नाथ दास रत्नाकर। तो ये किसने कहा है? राधाचरण गोस्वामी ने कहा है। ठीक है ना। वैसे रत्नाकर जी ने भी काम किया, बिहारी सत्सई की टीका लिखी है उन्होंने बिहारी रत्नाकर नाम से। अगला देखिएगा, कविता इनकी श्रृंगारी है परंतु प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुंचती। बिहारी के विषय में यह कथन किसका है? कविता श्रृंगारी जरूर है, लेकिन प्रेम की कविता नहीं है भाई, प्रेम की उच्च भूमि की कविता नहीं है। तो ये कथन जो है किसका है? शुक्ल जी का है ना। देखिए, शुक्ल जी ने बिहारी की किन किन चीजों की तारीफ की है। एक तो बात की है कि इनकी भाषा की प्लस कल्पना की, भाषा और कल्पना की समाहार शक्ति। ये कहा है कि बिहारी में ये बहुत अच्छी थी, इस वजह से मुक्तकों में जो है कमाल करते थे। इनके जो रस, इनके जो दोहे हैं वो रस के छोटे छोटे छींटे हैं। एक तो ये बात कही। दूसरी तारीफ की है कि इनकी भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है। चलती भाषा, साहित्यिक भाषा, भाषा की तारीफ की है। किस चीज की तारीफ नहीं की, किस चीज पर आलोचना करी थी? तो वो की थी इनकी कविता का जो इनका एप्टीट्यूड है ना। कविता जो है हृदय की कविता नहीं है, वो क्या है, एकदम प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुंचती, प्रेम की उच्च भूमि पर, उच्च भूमि की कविता नहीं है, मतलब वो केवल देह तक रह जाते हैं। ठीक है, तो जैसे कहते भी हैं कि बिहारी क्या है, अनुभाव योजना के कवि हैं। ऐसा जो है सवाल एमए वगैरह में खूब आता था। आई होप आप लोगों के सामने भी आता रहा होगा जब आप करते थे, तो ये खूब आता है इस अनुभाव योजना के कवि हैं, सिद्ध कीजिए। अनुभाव आप लोग जानते हैं, आश्रय की चेष्टाएं, जो हरकतें नायक नायिका करते हैं, तो वही सब लिखते हैं बिहारी तो, है ना। तो उस वजह से श्रृंगारी होने पर भी वो प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुंचते, जैसे घनानंद जैसे कवि पहुंचते हैं। अगला देखिए, रामचंद्रिका में केशव को सबसे अधिक सफलता किसमें मिली है?
रामचंद्रिका में केशव को सबसे ज्यादा सफलता किस चीज में मिली? संवाद योजना में, कथा योजना में, अलंकार योजना में, या फिर बिंबात्मकता में? तो रामचंद्रिका की तो अचीवमेंट ही एक चीज है। वो क्या चीज है उसकी? वो है उसकी बहुत कॉम्पैक्ट डायलॉग्स उसके हैं। संवाद योजना बड़ी कमाल की मानी जाती है। ठीक है। और देखिएगा, केशव की सबसे बड़ी आलोचना ये बनती है रामचंद्रिका की कि मार्मिक पक्षों की पहचान नहीं कर पाए। मार्मिक पक्षों की पहचान नहीं, ये शुक्ल जी कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। ठीक है। मार्मिक पक्षों की पहचान नहीं कर पाते, मतलब इसमें मैं आपको ये बताऊं कि कैसे मार्मिक पक्ष क्या होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, भाई है, ठीक है, और भरत जो है एक पूरी सेना लेकर के वहां पहुंचे हैं, भरत मिलाप हो रहा है। ठीक। अब भरत मिलाप मार्मिक पक्ष है या नहीं है? बहुत मार्मिक पक्ष है। तो इस पर जो है कवि को 2 ही लाइन लिखनी चाहिए या 2 पेज लिखने चाहिए? ये जो पक्ष है ये तो 2 पेज डिजर्व करता है, इसमें बड़ी भावुकता होनी चाहिए। केशव ने क्या किया, ये दो एक छंद में निपटा दिया। माँ तो कहा नृपतात गए, सुरलोक आई क्यों सुत शोक लाए, इतने में ही पूरा जो है निपटा दिया। कि राम को जो है अपने पिता की मृत्यु की खबर मिल रही है, वो एक छंद में उन्होंने निपटा दिया। तुलसी के यहाँ देखोगे तो बड़ा भावुक कर देने वाला मामला होता है। तो ये मार्मिक पक्षों की पहचान बहुत जरूरी है कि किसको मैंने किस सीन को लंबा करना है, किसको छोटा करना है, कहाँ कौन सा भाव डालना है, कैसे करना है। ये सब जो है उसी को आएगा। जो इसी वजह से शुक्ल जी ने कहा कि केशव तो जो है मतलब ये उसके योग्य ही नहीं थे प्रबंध काव्य के, मुक्तक तक ही ठीक थे। ठीक है। हालांकि ये कथन जो है मतलब हम पूरी तरह से एग्री नहीं कर सकते हैं इस बात पर, बट फिर भी एक पक्ष तो ये है ही, तुलसी और केशव में अगर हम तुलना करेंगे तो ये है, वरना केशव तो बहुत बड़े कवि हैं ही, इसमें कोई शक नहीं है। हिम्मत बहादुर बिरुदावली, ये जो रचना है ये किसकी है? हिम्मत बहादुर बिरुदावली, श्रीपति की, पद्माकर की, तोषनिधि की, या फिर देव की? ये आपको बताना है। हिम्मत बहादुर बिरुदावली किसकी है? हिम्मत बहादुर बिरुदावली किसकी है? पद्माकर की है ना, पद्माकर की है, ये हम लोग जानते हैं। ठीक है। किस प्रकार का ग्रंथ है? तो ये वीर गाथा का ग्रंथ है। ठीक है। यद्यपि रीतिकाल में बहुत कम वीर गाथाएं लिखी गई, भूषण ही उसके लिए प्रचलित है, लेकिन कोशिश जो है पद्माकर ने भी वहां पर की हुई है। ठीक है। हिम्मत बहादुर बिरुदावली लिख करके। अगला देखिएगा, रसवंत कवितन को रस ज्यों अखरान के ऊपर है छलके। ये देखिए, ये पंक्ति जो है किसके द्वारा रचित है? रसवंत कवितन को रस ज्यों अखरान के ऊपर है छलके। ये किसकी पंक्ति हो सकती है? ये बहुत अच्छी पंक्ति लग रही है आपको। ठीक है। तो ये जो है मतलब मैं इसमें एक हिंट तो निश्चित तौर पर दिया जा सकता है, ये बात निश्चित तौर पर कही जा सकती है कि केशव की पंक्तियां नहीं होगी। ठीक है। रसवंत कवितन को रस जो अखरान के ऊपर है छलके, ये चिंतामणि की पंक्तियां हैं। ठीक है, चिंतामणि की पंक्तियां हैं। अगला देखिएगा, केशव के कृतित्व विषय कौन सा कथन ठीक नहीं है? ठीक है, कौन सा कथन ठीक नहीं है? रामचंद्रिका में कथा के क्रमबद्ध रूप और अवसर के अनुकूल संकोच विस्तार का विशेष ध्यान रखा गया है। इनकी सबसे अधिक कल्पना अलंकार संबंधी है। चमत्कार प्रदर्शन के कारण इनकी रचनाओं में भाव पक्ष की अपेक्षा कला पक्ष प्रधान हो गया है। और डी विकल्प है आपका कि कवि प्रिया, रसिक प्रिया और छंदमाल लक्षण ग्रंथ है। ठीक है। तो इसमें आपको बताना है। ठीक है। विचार करिए इस पर, अच्छा सा क्वेश्चन है कि कवि प्रिया, रसिक प्रिया व छंदमाला, ये 3 ग्रंथ है ना इनके, ये लक्षण ग्रंथ संबंधी है, लक्षण ग्रंथ है। तो ये तो तथ्य सबको पता है कि ये तो ठीक है भाई, ये तो डी तो ऑप्शन नहीं हो सकता है इसका। अब और में बताइए क्या हो सकता है? ऊपर ही इसका संकेत दिया गया, एक एक्सप्लेनेशन भी दिया था मैंने 2 मिनट का। 2 मिनट पहले ही मैंने एक्सप्लेन दिया है इसका। 2 मिनट पहले ही मैंने एक्सप्लेन किया है तुलसी और केशव के बीच का अंतर। अब पहली ऑप्शन पर थोड़ा सा विचार कीजिएगा कि रामचंद्रिका में क्या किया, कथा का क्रमबद्ध रूप दिया और अवसर के अनुकूल, जिसे हमने मार्मिक पक्ष का, ये शुक्ल जी का शब्द है, अवसर के अनुकूल विस्तार संकोच का विशेष ध्यान रखा गया है। देखिए, रामचंद्रिका का सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म ही यही बनता है कि इसमें जो है प्रसंगानुकूलता नहीं है, कि जो प्रसंग किसी काम का नहीं है, जहां पे ज्यादा वर्णन होना ही नहीं चाहिए, वहां 2-2 पेज खर्च कर दिया। और जो बड़े अच्छे संवाद हैं जिसपे कुछ बड़ी दार्शनिक बातें हो सकती थी, भाई साहब, जो चित्रकूट सभा है ना, चित्रकूट सभा, तुलसी के यहाँ देखोगे चित्रकूट सभा को शुक्ल जी ने कहा कि ये एक आध्यात्मिक घटना है। इतना महान लिखा है। पूरे रामचरितमानस का हृदय अगर आपको कहीं देखना है तो इस चित्रकूट सभा में देख सकते हैं। तुलसी का पूरा राजनीतिक दर्शन, धर्म के बारे में क्या सोचते हैं, राजा के कर्तव्य के बारे में क्या सोचते हैं, प्रजा के बारे में क्या सोचते हैं, सबसे बड़ा जो है यही है। तो सबसे बड़ी जो बात है कथन के बारे में कौन सा ठीक नहीं है कि रामचंद्रिका में जो है ये ध्यान नहीं रखा गया है, ये है बात।
ठीक है, बाकी सब ठीक है। यानी कि अलंकार संबंधी कल्पना यही है इनकी, ठीक है। और चमत्कार प्रदर्शन की वजह से, भाव पक्ष की वजह से, भाव पक्ष नहीं कला पक्ष प्रधान है इनका, और ये तो लक्षण ग्रंथ है ही, ठीक है। तो ये जो है आपका इसमें बनेगा। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, जो समझने की बात है। अगला देखिएगा, भारतेंदु ने, अब देखिए अब जो है आधुनिक काल आ चुका है, भारतेंदु ने हिंदी साहित्य। हाँ, अब आ रही है आवाज? तो इसमें मैं ये कह रहा था, भारतेंदु युग का साहित्य व्यापक रूप से गदर से प्रभावित है। गदर मतलब 1857 की क्रांति की बात हो रही है, ठीक है। और देखिएगा, ये जो कथन है, ये जो कथन है, ये कथन आचार्य शुक्ल का नहीं हो सकता है। शुक्ल जी की जो दृष्टि है वो रसवादी है, और ये उस आलोचक का होगा। चलिए आपको हिंट दे देते हैं, अगर आपको इसका उत्तर नहीं पता है तो इसको ऐसे डिकोड कर सकते हैं। अगर आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी है ना बहुत अच्छे स्तर पे, तो आप बहुत सारे क्वेश्चन, कम से कम ऑप्शन दो, ऑप्शन यहाँ पे दो के, अब तीन ऑप्शन एलिमिनेट हो रहे हैं, सही आंसर मिल रहा है यहाँ पे सीधा सीधा। ये उस आलोचक का हो सकता है जो साहित्य की व्याख्या ना, साहित्य की व्याख्या सामाजिक राजनीतिक संदर्भों में करे, सामाजिक और राजनीतिक संदर्भों में करने की कोशिश करें। समझ रहे हैं आप? हालांकि शुक्ल जी ने भी ऐसा किया हुआ है, बट वो राजनीति से उतना नहीं जोड़ते हैं उसको, ठीक है। ये कथन जो है रामविलास शर्मा का है, इसका है, रामविलास शर्मा जी का है, ठीक। अगला देखिएगा, भारतेंदु किस उपनाम से उर्दू में शायरी किया करते थे? ठीक है, तो उर्दू में भी जो है हाथ आजमाया करते थे। और उर्दू भी क्योंकि हिंदी की ही जैसी भाषा है, मतलब हिंदी और उर्दू में तो कोई बहुत खास अंतर है भी नहीं, ठीक। तो भारतेंदु किस उपनाम से किया करते थे? हाँ, रसा उपनाम से किया करते थे। और अगर अगला सवाल आप लोग जानते हैं, अब्र नाम से कौन करते थे? अब्र नाम से भी शायरी किया करते थे एक भारतेंदु योगीन कवि, भारतेंदु मंडल के ही बड़े कवि थे। तो कौन किया करते थे? हाँ, प्रेम घन किया करते थे, प्रेम घन। मीना धामी जी ने कहा है प्रेम घन, तो प्रेम घन। हाँ, बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन। भारतेंदु ने कविता वर्धनी सभा की स्थापना की, ये सब जानते हैं, ठीक है। लेकिन कब की, क्या आप ये बात जानते हैं? 1868 में, 70 में, 73 में, या फिर 1875 में? ये सभा की बात हो रही है। उनकी जो सभा थी, ये जो पहली सभा थी, उससे संबंधित सभाएं उस समय पे खूब चलती थी। तो कविता वर्धनी की सभा, जो कविता वर्धनी सभा थी, उसकी स्थापना उन्होंने कब की थी? हम्म नहीं, 73 में नहीं की, 73 में नहीं, 1870 में की थी। 73 में तो उन्होंने एक पत्रिका चलाई थी, उस पत्रिका का नाम आपको बताना है। एक पत्रिका उन्होंने 68 में शुरू की थी, जो उनकी पहली पत्रिका थी। फिर 1873 में दूसरी पत्रिका चलाई थी, ठीक है। हम्म बाला बोधनी वगैरह चला था 73 में, ठीक है। कवि वचन सुधा चली थी 68 में, कवि वचन सुधा, बाला बोधनी 73 में, 73 में। और इसी वजह से उन्होंने कहा था कि हिंदी नए चाल में ढली 1873 में, ऐसा भी कहा है उन्होंने, ठीक है ना। हाँ, हरिश्चंद्र मैगजीन भी इसी समय पे चली। स्त्री विषयक प्रथम पत्र जो भारतेंदु के संपादन में निकला था,
स्त्री विषयक पहला पत्र जो भारतेंदु के संपादन में निकला था, ये हिंदी का पहला स्त्री विषयक पत्र भी जो है माना जाता है। तो ये जो स्त्री विषयक भारतेंदु का पहला पत्र था वो कब निकला था, वो तो कौन सा था, बाला बोधिनी हुआ करता था। ठीक है, अगला देखिए, प्रिय प्रवास के बारे में सही तथ्य कौन सा है। इसमें हिंदी के मानक छंदों का प्रयोग हुआ है, हिंदी के मानक छंदों का प्रयोग। ठीक, अगला देखिए, प्रिय प्रवास खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य है। इसमें इसके छंदों में तुकांतता नहीं है और इसमें जो है 27 सर्ग है। तो इसमें जो है आपको बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। पहला जो है, पहला विकल्प भी यहीं पे लिख देता हूँ आपकी सुविधा के लिए, कि इसमें हिंदी के मानक छंदों का प्रयोग हुआ है। इसमें बताइए आप लोग, इसमें से सही उत्तर जो है आपको इसमें बताना है। सही, सही वाले दिन है, सही जो सही है, जो गलत है वो नहीं, सही वाले उठाने हैं। तो जो सही बातें हैं, देखिए इसमें मानक छंदों का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है, हिंदी का पहला महाकाव्य है ये हम जानते हैं, और एक और बात है, इसकी विशेषता यह है कि इसके छंदों में तुकांतता नहीं है। ठीक है, देखिए कैसे तुकांतता नहीं है। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। ठीक है, और तरु शिखा पर थी विराजती कमलिनी नव कुल वल्लभ की प्रभा, ऐसा करके कुछ है ना, वो भूल गया मैं लास्ट की लाइन है। तो चला के साथ प्रभा का तुक नहीं बैठता है, चला के साथ तो कुछ और तुक बैठेंगे जिसमें अ और ला जो है दोनों है। ठीक है, तो वो जो है तुक नहीं है, उसमें तुकांतता नहीं मिलती है, और ये है। और सर्ग कितने हैं इसमें, सर्ग कितने हैं प्रिय प्रवास में। हाँ, डी होगा इसका उत्तर, डी। सर्ग कितने हैं ये बताइए इसमें, सर्ग तो पता होने चाहिए भाई, आसान सा सवाल है तो आसान। हाँ, 17 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं, 17 सर्ग हैं। इसके अलावा इनके जो है दो और महाकाव्य आते हैं, एक है पारिजात, ठीक है, और एक है वैदेही वनवास, वैदेही वनवास। इनका भी नाम आपने ध्यान रखना है। ठीक है, हो सके तो सर्ग संख्या भी, प्रकाशन वर्ष भी। जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम क्या होगा। अब देखिए, अनुक्रम से आपको पूछा गया है, आपको जो है क्रम पे लगाना है, कुछ नहीं करना है, कॉमन सेंस यूज करना है। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, श्रीधर पाठक, रामनरेश त्रिपाठी और उदय सिंह उपाध्याय, हरिऔध, ये चार कवि हैं, क्रम से जो है आपको लगाना है। ठीक है, तो इसमें से जो आपको बताना है कि कौन से जो है इसमें से ठीक होगा जन्म काल के हिसाब से। तो देखिए, इनमें से जो सबसे बड़े होंगे वो श्रीधर पाठक होंगे। कौन होंगे, श्रीधर पाठक, ये 1 पे आने चाहिए। सेकंड नंबर पे हरिऔध जी आने चाहिए। ठीक है, थर्ड नंबर पे स्नेही आने चाहिए, चौथे पे जो है रामनरेश त्रिपाठी आने चाहिए। 2 4 1 3, 2 4 1 3, ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो ये है। अगला देखिए, हम राज्य लिए मरते हैं, सच्चा राज्य परंतु हमारे कृषक ही करते हैं। इस प्रसंग में उर्मिला का कौन सा विचार ठीक नहीं है। ठीक है, कौन सा विचार इसमें से ठीक नहीं बैठ रहा है इसमें। सामंती समाज में स्त्रियां मर्यादा के नाम पर की चार दीवारी में कैद होती हैं। किसान स्त्रियां अपने पतियों के साथ स्वतंत्रता पूर्वक विचरण करती हैं। और किसान राज्य समाज से अधिक सुखी है। और राज्य सुख भाग्यशाली लोगों को प्राप्त होता है। इसमें जो है आपको बताना है कि कौन सा विचार जो है इसमें से ठीक नहीं है। इसकी इसकी व्याख्या कभी हो ही नहीं सकता है। सही नहीं है कह रहा है, सही नहीं है नहीं, सही नहीं है, मतलब ये विचार जो है इसमें से नहीं निकल रहा है। ठीक, देखिएगा, सामंती समाज में क्या होती है, स्त्रियां मर्यादा के नाम पर की चार दीवारी में कैद होती हैं, ये ठीक है। ठीक है, ये कहीं ना कहीं उसी में कह रहे हैं कि राज्य हम कर ही नहीं पा रहे, हम कहते हैं हम राज्य में महलों में है, लेकिन कहीं ना कहीं हम तो कैद हैं। ये बात ठीक है। किसान स्त्रियां अपने पतियों के साथ स्वतंत्रता पूर्वक विचरण करती हैं, ये भी वो ठीक, यही वो कहना चाह रही हैं उसमें, कि क्या करती हैं भाई, किसान स्त्रियों को कम से कम बाहर जाने का अधिकार तो है, अपने हिसाब से अपने पतियों के साथ स्वतंत्रता पूर्वक काम करती हैं, घर में हेल्प करती हैं। और यही इसलिए वो कहते हैं कि किसान जो है राज्य और समाज से अधिक सुखी है, ये भी कहती हैं। बट डी, डी कभी इसकी व्याख्या नहीं हो सकता कि राज्य जो है सुख और भाग्यशाली लोगों को प्राप्त होता है, नहीं। कह रही है कि तो गलत चीज है उसमें, तो 61 का डी होगा। ठीक है, डी। सी क्यों कह रहे हैं आप लोग, सही नहीं है भाई। अगला देखिए, आज रात इससे परदेशी चल कीजिए विश्राम यही, जो कुछ वस्तु कुटी में महरे ग्रहण संकोच नहीं। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों के रचनाकार कौन है। इन पंक्तियों के रचनाकार जो है कौन है, ये जो है आपको बताना है।
तो इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है? ये पंक्तियां हैं श्रीधर पाठक की। देखिए श्रीधर पाठक की कुछ पंक्तियां हैं, ये भी आपको इंपॉर्टेंट तरीके से याद करनी पड़ेंगी भाई। अगला देखिए कि कौन सी रचना रत्नाकर की नहीं है। रत्नाकर कौन है? वही जगन्नाथ दास रत्नाकर। तो देखिएगा जगन्नाथ दास रत्नाकर की एक बड़ी विशेषता है, विशेषता बता रहा हूँ। इन्होंने कभी खड़ी बोली में कविता लिखी ही नहीं, इन्होंने सिर्फ ब्रज भाषा में कविताएं लिखी। ठीक है, तो आप कह सकते हैं द्विवेदी युग के एक ऐसे कवि जिन्होंने केवल और केवल जो है आ, ब्रज भाषा में कविताएं लिखी हैं, वो रत्नाकर जी ही हैं। ठीक है, तो इसमें से कौन सी है? सुंदरी तिलक। सुंदरी तिलक किसकी रचना है, ये आप बता सकते हैं? सुंदरी तिलक किसकी है? भारतेंदु की है, भारतेंदु की है। बाकी सब जगन्नाथ दास रत्नाकर की है। उद्धव शतक रत्नाकर, या बल्कि बिहारी रत्नाकर होना चाहिए। और समालोचनादर्श। अगला देखिएगा, राम की शक्ति पूजा के बारे में कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन। राम को शक्ति पूजा का सुझाव जामवंत ने दिया। अगर आपने कविता पढ़ी है तो आपको आता होगा ये। राम को रावण पर विजय का वरदान देवी से प्राप्त हुआ। राम की शक्ति पूजा का कथानायक, सॉरी कथानक रामचरित मानस पर आधारित है, और राम की शक्ति पूजा के राम मानव अधिक हैं और ईश्वर कम। तो इसमें से कौन सा कथन है जो असत्य है, जो ठीक नहीं है, मतलब गलत है, असत्य है? तो कौन सा है? हाँ, कौन सा है? ये वाला। राम की शक्ति पूजा का जो कथानक है, उसकी जो कहानी है, वो कहानी आपको मानस में कहीं नहीं मिलती है, वो कथानक है आपका कृतिवास रामायण का। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि रामचरितमानस में जो राम है वो एकदम ईश्वर है, ईश्वर के अवतार हैं। और राम की शक्ति पूजा के राम है वो मानव है, ईश्वर नहीं है। ईश्वर के रूप में बहुत कम दिखते हैं, बल्कि ईश्वर के रूप में दिखते भी नहीं है। एक इंसान की तरह दिखते हैं जो अपने संघर्ष कर रहा है, आत्म संघर्ष कर रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो राम की शक्ति पूजा के राम है ना, वो रियल लाइफ में निराला है। ठीक है, हाँ, वो कृतिवास रामायण पर आधारित है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्योंकि निराला जी का एक बड़ा जो बैकग्राउंड है वो बांग्ला से भी खूब प्रभावित है, इस वजह से जो है कृतिवास रामायण उन्होंने निश्चित तौर पर पढ़ी होगी, तो इस वजह से उस पर उनका प्रभाव है। अगला देखिएगा, डॉक्टर रामविलास शर्मा ने राम की शक्ति पूजा में किन दो कविताओं का सार तत्व माना है? दो कविताएं देखिए, राम, आप लोग जानते हैं रामविलास शर्मा जी ने निराला की साहित्य साधना लिखी है, उनके सबसे बड़े आलोचक हैं, एक तरह से निराला को प्रतिष्ठित करने वाले आलोचक रामविलास शर्मा हैं। तो उन्होंने जो है एक बात कही कि दो कविताएं उन्होंने इससे पहले उसमें लिखी थी, दो कविताएं लिखी थी, और उन्हीं का सार जो है कहीं ना कहीं आपको शक्ति पूजा में दिखाई देता है। ठीक है, तो ये है तुलसीदास और सरोज स्मृति। सरोज स्मृति ठीक इससे एक साल पहले लिखी गई थी। ठीक, और देखिए रामविलास शर्मा इसमें कंटिन्यूटी खोजते हैं, वो एक कंटिन्यूटी ये बताते हैं। सरोज स्मृति आप पढ़ेंगे तो एकदम दुख में लिखी हुई कविता है भाई, कोई अपनी पुत्री के निधन पर उसके याद में कोई कविता लिखेगा तो कैसे लिखेगा? एकदम कह सकते हैं कि आदमी जो है डिप्रेशन की अवस्था में गया हुआ, एकदम निराश है जीवन से अपने, तो उस तरह की अवस्था की कविता है सरोज स्मृति। और राम की शक्ति पूजा भी बड़ी अजीब सी बात है, वो भी एकदम निराशा से शुरू होती है, लेकिन कविता के बीच में एक टर्निंग पॉइंट आता है। वह एक और मन रहा राम का जो न थका, और यहां से पूरी कविता बदल जाती है। ऐसा लगता है कि राम को जो मोटिवेशन मिला है, वहां पे कविता में तो मिला ही मोटिवेशन, लेकिन कहीं ना कहीं निराला भी अपने जीवन के प्रति थोड़ा सा मोटिवेट होते हुए नजर आते हैं। तो शायद जो राम की शक्ति पूजा है वो उनके उसी दौर की कविता है जब वो कहीं ना कहीं जीवन के प्रति थोड़ा सा आशावान हो रहे थे। ठीक है, ऐसी जो है कंटिन्यूटी रामविलास शर्मा ने उसमें खोजी है, और आप कविता आप लिखेंगे भी तो आपको बात तर्क संगत लगेगी भी। ठीक है, तो वो चीज है उसमें। अगला देखिए, भारतीय संस्कृति के मूल उपादानों का ऐतिहासिक विकास प्रस्तुत करने वाला ग्रंथ संस्कृति के चार अध्याय, ये जो है किसने लिखा है? संस्कृति के चार अध्याय ये लिखा है आपका दिनकर ने, रामधारी सिंह दिनकर, ये हम जानते हैं। अगला देखिएगा, प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही आरोही क्रम जो है आपको बताना है। देखिए महादेवी, कुछ कवि ऐसे इनका कालक्रम से कोई आपको जो है कोई बहाना नहीं मिलेगा, कोई एक्सक्यूज नहीं है कि हमें जो है इसका कालक्रम याद नहीं है। करना ही कालक्रम से तैयार है। ठीक है, करना ही कालक्रम से तैयार है। चलिए इसमें बताइए कौन सा है? अच्छा, इसमें जो है ध्यान रखिएगा, ये अवरोही क्रम आपसे पूछा गया, अवरोही क्रम, सही अवरोही क्रम, अवरोही बताना है तो उल्टा। अगर आरोही पूछा जाता तो बी होता, अवरोही पूछा गया है तो क्या होगा? नहीं, बी जो दे रहे हो आरोही कर, अवरोही, अवरोही उल्टा करिए उसको। हाँ, देखिए उल्टे में क्या होगा, निहार रश्मि नीरजा सांध्य गीत, ये वाला होगा, सांध्य गीत सबसे लास्ट में, फिर नीरजा रश्मि निहार, अवरोही पूछा गया आपसे। ठीक है,
तो जनरली कभी भी अवरोही नहीं पूछा जाता है, आरोही ही पूछा जाता है। बट थोड़ा सा जो है अभ्यास में ना इस तरह के अभ्यास करने चाहिए। वह क्वेश्चन ढंग से पढ़ लो, प्रश्न ढंग से पढ़ लो। अभी मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन ढंग से पढ़ना सीख लो भैया, क्वेश्चन ढंग से पढ़ना सीख लो। हिंदी के पेपर में खूब टाइम मिलता है, ठीक है। तो हाँ, उल्टा, उल्टा मतलब जो सबसे बाद में लिखा उसको सबसे पहले डाल दो, वो वाला होता है अवरोही। अरे असेंडिंग डिसेंडिंग तो पढ़ा होगा आपने। तो वो है, ठीक है। तो क्वेश्चन जो है अच्छे से पढ़ना है, इसलिए जो है ये रखा गया था। ठीक। अगला देखिए, रामधारी सिंह दिनकर की कृति इसमें से कौन सी है? लोकायतन, कुरुक्षेत्र, आर्यवर्त या फिर उन्मुक्त? बड़े आसान सा क्वेश्चन है, इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, ये तो सभी को आना चाहिए। हाँ, कुरुक्षेत्र है, कुरुक्षेत्र है, खंड काव्य है, बड़ा प्रचलित। अगला देखिए, हृदय की अनुकृति बाह्य उदार, एक लंबी काया उन्मुक्त, ये किसके प्रति कही हुई बात है? चलिए आपको मैं बता देता हूँ, ये कामायनी में है। और कामायनी का सबसे महत्वपूर्ण चरित्र जो अब एंट्री करता है कविता के अंदर, तब उसका वर्णन करते हुए ये बात कहते हैं जयशंकर प्रसाद, ठीक है। तो ये जो है किसके प्रति कही गई है बात? किसके प्रति कही गई है? हाँ, श्रद्धा के प्रति कही गई बात है। कामायनी की नायिका उसमें एंट्री करती है, नायिका बल्कि नायक भी एक तरह से हम कह सकते हैं। मनु जो है नायक नहीं है, उसको तो श्रद्धा सुधारती है भाई। नायक वो होता है जो कहीं ना कहीं पूरे महाकाव्य के अंदर किसी का कुछ भला कर दे। मनु का तो खुद भला श्रद्धा करती है। तो कई लोग ये भी सवाल पूछा जाता है कई बार जहां पे सब्जेक्टिव पेपर आता है कि कामायनी का नायक कौन है, मनु है या श्रद्धा है? तो केवल फीमेल होने की वजह से वो नायक बनने से चूक नहीं सकती है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो कई बार जो है नायक दरअसल कौन है, श्रद्धा है, हम ऐसा निश्चित तौर पर कह सकते हैं। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से असत्य कथन आपको बताना है। अ, एक सैद्धांतिक सवाल है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद मार्क्सवाद का दार्शनिक दृष्टिकोण है। मार्क्सवाद के अनुसार समीक्षा के लिए कृति ही विचारणीय है। क्रिस्टोफर कॉडवेल के प्रति की कृति इल्यूजन एंड रियलिटी मार्क्सवादी साहित्य चिंतन की महत्वपूर्ण पुस्तक है। और मार्क्सवादी साहित्य चिंतन के मूल उद्देश्य कला और साहित्य को समाज परकता ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में उसकी अवधारणा के साथ सर्जना माने जा सकते हैं। ठीक है, कि मतलब ये मार्क्सवादी साहित्य में क्या क्या उद्देश्य मानते हैं? कला और साहित्य। तो कला और साहित्य को क्या करना है? समाज परक बनाना है, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में उसकी व्याख्या करना है और उसकी अवधारणा के साथ सर्जना करनी है। ये मार्क्सवाद के मूलभूत सिद्धांत है। तो इसमें से आपको बताना है कौन सा जो है असत्य कथन है मार्क्सवाद के बारे में। मार्क्सवाद के बारे में असत्य कथन कौन सा है? हाँ, कथन कौन सा का असत्य होगा? बी होगा, है ना, बी होगा। देखिए, मार्क्सवाद के अनुसार समीक्षा के लिए कृति ही विचारणीय नहीं है। ये जो मत है ना, ये किसका है? ये नई समीक्षा का मत है, नियो क्रिटिसिज्म का मत है, ये नई समीक्षा वालों का मत है कि केवल कृति देखो। ये कहते हैं कि उसका जो है सरोकार पूरा का पूरा देखना चाहिए। सरोकार भी नहीं, वो देखते हैं कि ये जो है कहीं बुर्जुआ के पक्ष में तो नहीं है। वो इस बात पर भी जज करेंगे, माना कोई कवि लिख रहा है एकदम मजदूरों के पक्ष में लिख रहा है, और अगर वो कार वार से घूमता है ना, तो समझ लेना फिर आज भी जो है ये कट्टरता आपको जो है मार्क्सवादियों के अंदर दिखाई देगी। कोई अगर उस तरह से रहता है तो फिर वो उसको स्वीकार नहीं करते। ठीक है, तो केवल कृति ही विचारणीय है ऐसा वो बिल्कुल नहीं मानते हैं, पूरा व्यक्तित्व चाहिए उनको कवि का। ठीक है, तो केवल प्रतिबद्धता मतलब पूरी तरह से चाहिए, वो प्रतिबद्धता मांगते हैं। ठीक है, तो वो चीज है। अगला देखिए, कविता संग्रह है फूल नहीं रंग बोलते हैं। ठीक, किसका है? रांगे राघव का है, शिवमंगल सिंह सुमन का है। पूरा नाम लिख लेते हैं, शिवमंगल सिंह सुमन का, नागार्जुन का, या फिर केदारनाथ अग्रवाल का। तो फूल नहीं रंग बोलते हैं बड़ा प्रचलित, बहुत प्रसिद्ध है ना। केदारनाथ अग्रवाल का है, केदारनाथ अग्रवाल का है। अगला देखिए, चांद का मुंह टेढ़ा है। चांद का मुंह टेढ़ा है काव्य संग्रह है, तो इसके रचयिता कौन है? चांद का मुंह टेढ़ा है, बड़ा प्रसिद्ध है। ठीक है, यही आई थिंक ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है यूकेपीएससी, बहुत आसान सा सवाल है। ठीक है, चांद का मुंह टेढ़ा है किसका है? गजानन माधव मुक्तिबोध का है। एकमात्र कविता संग्रह मुक्तिबोध का छपा, और वो भी तब जब वो एकदम मतलब अपने लास्ट स्टेज में थे। उनसे उनकी मृत्यु से 2-3 महीने छपा था, एकदम हॉस्पिटल में थे। उस टाइम पे जो है लोग छाप रहे थे, उनके दोस्त मलियज वगैरह, उन्होंने खूब मेहनत की थी जो है मुक्तिबोध का कम से कम एक तो आ ही जाए, और वो आ ही गया था अंततः। ठीक है, चांद का मुंह टेढ़ा है, उसी में उनकी सारी महत्वपूर्ण कविताएं संकलित है। उसके बाद हालांकि ये पूरी मुक्तिबोध रचनावली छपी है, बहुत सारी उनकी अन्य किताबें भी छप चुकी हैं, बट कविता संकलन एक ही है। प्रयोगवाद के संबंध में कौन सा कथन असंगत है? असंगत कौन सा? देखिएगा, इसका मंतव्य समस्त परंपराओं का खंडन करके नए तत्वों का अन्वेषण करना है। दूसरा, यह व्यक्ति अनुभूति और समष्टि अनुभूति को एक ही सत्य के दो रूप मानता है। यार वो इस तो नहीं गई।
है ना। यह व्यक्ति अनुभूति और समष्टि अनुभूति को एक ही सत्य के दो रूप मानता है। यह मानता है कि बौद्धिकता को काव्यानुभूति से पृथक करके नहीं देखा जा सकता। और डी, यह मानता है कि विषय वस्तु की नवीनता ही उसके शिल्प को नया आकार देने के लिए बाध्य करेगी। ठीक है, थोड़ा कठिन भाषा लग रही हो आपकी, बट थोड़ा सा ब्रेक डाउन करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे तो इसका क्वेश्चन जो है आपको आराम से मिल जाएगा, इसका आंसर आपको। ठीक है, तो इसका बताइए, 73 का बताइए, क्या आप इसका जवाब दे पाएंगे? प्रयोगवाद के बारे में थोड़ा थोड़ा अगर आपने पढ़ा हो तो कौन सा कथन है जो सब मतलब इसमें से पहला तो जो है आप एक जो है एलिमिनेट कर सकते हैं। सबसे पहला तो आप इसको एलिमिनेट कर सकते हैं कि ये असंगत हो ही नहीं सकता, ये बिल्कुल सत्य बात है। ठीक है, वो क्या कहते हैं कि बौद्धिकता जो है काव्यानुभूति से पृथक करके नहीं देखी जा सकती। आप लोग जानते हैं प्रयोगवाद की एक बहुत बड़ी विशेषता क्या है? प्रयोगवाद की एक बहुत बड़ी विशेषता है बौद्धिकता का कविता के अंदर आना। अति बौद्धिक कविताएं उन्होंने लिखी हैं प्रयोगवाद के अंदर। तो इस वजह से वो इसलिए आई है क्योंकि प्रयोगवादी कवि ऐसा मानते हैं कि जो बौद्धिकता है वो काव्यानुभूति से अलग चीज नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो हम विचार और चिंतन कर रहे हैं वो हमारी अनुभूति में आता ही नहीं है, दोनों एक ही चीज है। ठीक है, नहीं, थोड़ा सा विचार करके देखना है आपने। ठीक है, तो चलिए पहली चीज तो क्या है, तो ये बिल्कुल भी ये तो बिल्कुल सत्य कथन होगा निश्चित तौर पे। दूसरा देखिएगा, डी पर, डी भी आप जो है आराम से एलिमिनेट कर सकते हैं। यह मानता है कि विषय वस्तु की नवीनता ही उसके शिल्प को नया आकार देने के लिए बाध्य करेगी। ये भी ये मानते हैं, और इसका उल्टा भी मानते हैं। वो ऐसा कहते हैं कि जब हमारी विषय वस्तु नवीन होगी, यानी कि जब हम जिस पे कविता लिख रहे हैं वो जब हम नए नए टॉपिक उठाएंगे तो हमारा शिल्प भी बदलेगा, शिल्प भी अच्छा हो जाएगा। ठीक है, ये भी होगा। और दूसरा भी उसका उल्टा भी कहते हैं कि जब शिल्प भी अच्छा होगा, शिल्प नया नया तरीके से लिखेंगे तो हम ऐसे ऐसे सत्य तक पहुंच पाएंगे जहां तक कविता आज तक नहीं पहुंच पाई है। तो डी भी आपका असंगत नहीं है। अब देखिए इसमें, यह व्यक्ति अनुभूति और समष्टि अनुभूति को एक ही सत्य के दो रूप मानता है। ये कथन भी ठीक है। ये कथन ठीक इसलिए है, क्यों है ठीक, तो उत्तर तो आपको मिल ही गया कि यही होगा इसका उत्तर। तो देखिए क्यों, ये क्या कहते हैं, व्यक्ति और समाज की डिबेट है। ये कहते हैं कि व्यक्ति से ही समाज बनता है और समाज जो है व्यक्ति को आकार देता है। अगर आप नदी के द्वीप कविता याद करें तो आपको ये रिलेशन आपको दिखाई देगा वहां पे। अब ये जब कहते हैं कि हम नदी के द्वीप हैं, है ना, हम नहीं कहते कि हमको छोड़कर सोता सुनी बह जाए, तो वो कहते हैं हम नदी के द्वीप हैं भाई, है ना। नदी के द्वीप कैसे होते हैं, तो अगर हमारा एग्जिस्टेंस ही ये है कि हम उसके साथ बहेंगे नहीं। ठीक है, तो इस वजह से क्या होगा, व्यक्ति और समाज जो है वो दोनों ही एक ही सत्य के दो रूप हैं, तो इसको जो है वो मानेंगे। पहला कथन देखिएगा, ये पहला कथन वैसे कॉमन सेंस से भी हो जाता, कोई भी कविता की परंपरा हो एक अकविता को छोड़ करके, इसीलिए उसको अकविता कहते हैं, जिसको अ ही कविता कह दिया उसको छोड़ करके वो सब कुछ खंडन मंडन पर आ जाए, वो सब कुछ बर्बाद करना चाहते हैं, वो किसी को भी मानना नहीं चाहते। लेकिन प्रयोगवाद क्या है, बड़ी सेंसिटिव कविता है, बौद्धिकता है उसमें। इसका मंतव्य समस्त परंपराओं का खंडन करके नए तत्वों का अन्वेषण, देखिए नए तत्वों का अन्वेषण करना तो है, लेकिन इसके लिए वो पुरानी परंपराओं का खंडन नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, वो नदी के द्वीप बना रहना चाहते हैं, और वो ये नहीं कहते हैं कि भाई जो है ये नदी जो है सूख जानी चाहिए, हमें एग्जिस्टेंस चाहिए, वो हमें आकार देती है। ठीक है, वो ऐसा कहते हैं ये उसमें। तो वो कविता जो है प्रयोगवाद की आप एकदम प्रतिनिधि कविता कह सकते हैं। प्रयोगवाद को समझना है तो नदी के द्वीप कविता पढ़ लो, आगे की आपकी समझ में पूरा प्रयोगवाद आ जाता है। ठीक है, बशर्ते उसकी व्याख्या आप अच्छे से समझ पाए। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन, मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूं लेकिन मुझे फेंको मत। ये कविता की पंक्तियां जो है दरअसल किसकी हैं? ठीक है, रथ का टूटा पहिया अगर आपको पता है कि किसकी कविता है तो वहां से आप लोग जो है इसको समझ सकते हैं। तो ये पंक्तियां किसकी हैं? ये दरअसल धर्मवीर भारती की है ना। रथ का टूटा पहिया उनकी बड़ी प्रसिद्ध जो है कृति है। रथ का टूटा पहिया हूं, ये किसके पहिए की बात हो रही होगी? अभिमन्यु की ही बात हो रही होगी। ठीक है, वैसे रथ का टूटा पहिया लेकर उसकी फोटो आती है ना कि रथ का टूटा पहिया लेकर के 7 महारथियों के साथ बढ़ गया था वो आदमी, लेकिन मुझे फेंको मत। आगे की पंक्ति यही कहती है कि न जाने कब किस कुरुक्षेत्र में कब किस जो है चक्रव्यूह में फंस करके जो है किसी वीर के मैं काम आ जाऊं, इस तरह से जो है वो कविता कहती है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन, लीक पर वे चलें जिनके चरण दुर्बल और हारे हैं, हमें तो जो हमारी यात्रा से बने। इन पंक्तियों के जो है सृजेता कौन है? हम तो जो हमारी यात्रा से बने, तो लीक पर नहीं चलते हैं हम क्या है, हम अलग चलते हैं। तो कुछ ना कुछ थोड़ा प्रयोगवाद टाइप की झलक भी आपको दिख रही होगी। ये कविता की पंक्तियां किसकी हैं कि लीक पर वे चले जिनके चरण दुर्बल और हारे हैं, हमें तो जो हमारी यात्रा से बने। ठीक, ये जो है सर्वेश्वर की पंक्तियां हैं। इस तरह की क्रांतिकारी बात सर्वेश्वर ने खूब कही हुई है। और चलिए फिर जो है आज का आखिरी सवाल करते हैं, टाइम भी काफी हो गया क्योंकि
इनमें से कौन सी रचना मंगलेश डबराल की है? डबरेल डबराल की कौन सी है? समर्पण, इस यात्रा में, पहाड़ पर लालटेन और पल्लव। तो ये आप जानते हैं किसकी रचना है ये? तो इसका उत्तर सभी लोग जानते हैं कि पहाड़ पर लालटेन इसकी है, मंगलेश डबराल की है। ठीक है, चलिए यहाँ तक हमने आज कर लिया, बाकी इसमें जो है हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, तो ये आपको जो है मजा आया होगा इसको करने में। ठीक है, तो बाकी सवालों को भी आपने करना है। प्रैक्टिस सेट करने का बेस्ट तरीका ये है कि इसमें जो है आपको अपना स्कोर भी देखना है। जब पहली बार आपने किया तो उसमें जो है आपको वो भी करना है। ठीक है, स्कोर भी देखना है अपना कि कितना आप कर पा रहे हैं। फिर पढ़िए, रिवाइज करिए पूरा टॉपिक और उसके बाद दोबारा दीजिए, उसमें देखिए कि अब कितने बन पाए। ये आई होप आप लोगों ने किया होगा, तो बड़ा कम टाइम है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने ये सब किया हुआ होगा। ठीक है, चलिए तो इस क्लास में इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।